सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र द्वारा मेरी परम ब्रह्म से प्रार्थना है और ये कामना है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय के साक्षी बने व कोई भी दुख का भागी न बने। माँ सरस्वती की अनुकंपा की प्रार्थना के पश्चात मैं श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा डीवीटी स्टार स्कीम के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में प्रबंध समिति के सचिव हरिप्रकाश गुप्ता जी, विद्वान मुख्य वक्ता श्री रविशंकर, डायरेक्टर इंडियन सिविलाइजेशन स्टडीज दिल्ली, महाविद्यालय की प्रेरणा प्राचार्य डॉक्टर लकी गुप्ता, कोऑर्डिनेटर एवं हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड आईक्यूएसी एवं महाविद्यालय की सुदृढ़ स्तंभ डॉक्टर रेखा आर्या, वेबिनार में भाग ले रहे मेरे फेलो कलीग्स, स्टूडेंट्स एवं पार्टिसिपेंट्स का मैं हृदय से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। वेबिनार का विषय है बूस्टिंग इम्यूनिटी विद आयुर्वेद, ए पॉसिबल गेम चेंजर फॉर कोविड-19। आयु घन वेद अर्थात आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली विज्ञान, कला एवं दर्शन का मिश्रण है। हित अहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम अर्थात जिसमें रोग के उपचार के साथ इम्यूनिटी बूस्ट की क्षमता हो, ऐसी चिकित्सा पेंडेमिक कोविड-19 के समय की परम एवं अहम आवश्यकता है। इस विषय पर अपने गहन विचारों को सरल व सरस रूप में व्यक्त करने के लिए हमारे मध्य श्री रविशंकर जी उपस्थित हैं। उनका परिचय देने के लिए मैं वेबिनार कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेखा आर्या, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य वक्ता का परिचय दें। डॉक्टर रेखा आर्या। धन्यवाद ममता। वेबिनार में उपस्थित सचिव महोदय, हमारी प्राचार्य, हमारे प्रमुख वक्ता श्री रविशंकर जी, मेरे सभी साथी व प्यारे बच्चे, हमारे आज के वेबिनार का शीर्षक बूस्टिंग इम्यूनिटी विद आयुर्वेद, ए पॉसिबल गेम चेंजर फॉर कोविड-19 वर्तमान परिस्थितियों की मांग है। नोवल कोरोना वायरस जनित इस महामारी से आज एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जो हमारे लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही है शायद जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। यद्यपि कोरोना वायरस ग्रुप से पूर्व में भी कई एपिडेमिक्स हुए हैं, पर इस वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन से डरने के हमारे पास 3 प्रमुख कारण हैं। इसका अत्यधिक संक्रामक होना, इसका एक बहुत पोटेंशियल विरुलेंट और शक्तिशाली रोगाणु होना, साथ ही इसका किसी सरफेस पर बहुत देर तक जीवित टिके रहना, साथ ही म्यूटेंट स्ट्रेन होने के कारण इसका जीनोम भी हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। ऐसे में इसकी संपूर्ण चिकित्सा हमारे पास नहीं है। इसकी रोकथाम हेतु एक लंबे लॉकडाउन का सामना हम लगातार कर रहे हैं और ये स्थिति हम लंबे काल तक नहीं चला सकते। इसे लड़ने के लिए हमें स्वयं पहल करनी है और इसके निमित्त उपायों में निर्देशित सबसे प्रमुख उपाय है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। Now the question arises how immunity is important for COVID-19. As we all know that immunity is our first line defense, which becomes more important in case of virus as we do not have a definitive treatment for the viral disease. Though modern medicine has treated some diseases like HIV and herpes group of virus successfully with some antiviral drugs, but these drugs are also very harmful because they are also lowering our immunity to a certain level. Moreover, in some cases we have developed vaccines like for the polio, for hepatitis B, for measles, for smallpox, for human papilloma virus, but influenza virus is somewhat a little one notorious like. It is ever changing its genetic structure, so it becomes difficult to treat in a definitive line of treatment. Now with the expansion of human civilizations, we are regularly coming in some or other novel strain of the virus for which are unknown for all of us. It is resulting in the spread of diseases like AIDS, SARS, MERS, and now COVID. Even cancer has some mischievous involvement of the virus in our genome. In these circumstances, it's become more so important to emphasize on our first line of defense, that is immunity.
For immunity enhancement, we have to look in our tried and tested ancient text and lifestyle. And for that, naturally, we come to the Ayurveda. आयुर्वेद में वर्णित हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति हमेशा अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता व स्वस्थ और संयमित जीवन शैली के महत्व पर जोर देती आई। अतः आज यह विषय अत्यधिक प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है कि हम इस पर ज्ञान चर्चा करें तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हमारे आज के वक्ता श्री रविशंकर जी इस विषय के प्रतिपादन के लिए एक समीचीन चुनाव है। आप मूलतः झारखंड के धनबाद शहर के निवासी हैं। आपने रसायन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, गांधीयन थॉट में स्नातकोत्तर किया है। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में उनके शिष्य आचार्य परमदेव मीमांसक के सानिध्य में सांगोपांग वेद विद्यापीठ गुरुकुल के कुछ मास संस्कृत का भी अध्ययन किया है। पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे श्री रविशंकर जी भारतीय ज्ञान विज्ञान, जिसमें आयुर्वेद, कृषि, ज्योतिष आदि शामिल है, और पिछले 15 वर्षों से अध्ययन, शोध और लेखन कर रहे हैं। आपने ICHR के साथ 2 गोष्ठियां भी की हैं। संप्रति आप भारतीय धरोहर पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडी सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली के डायरेक्टर हैं। आयुर्वेद से जुड़ी अनेक पुस्तकों जैसे मानव प्रकृति, आहार विहार और स्वास्थ्य, आयुर्वेद और कैंसर, पर्व त्योहार और स्वास्थ्य का भी आपने संपादन किया है। आयुर्वेद पर कई शोधपूर्ण आलेख भी लिखे हैं। विभिन्न वेबसाइट्स के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों तथा औषधियों के लिए आलेखों का संपादन भी किया है। हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद केवल कुछ हर्बल फॉर्मुलेशंस ही नहीं है, ये इससे कुछ बहुत ज्यादा अधिक है। इसीलिए विषय को विस्तार देने के लिए मैं आदरणीय रवि जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने ज्ञान से हमारे प्रतिभागियों को लाभान्वित करें। आशा है कि हमें आयुर्वेद के इम्यूनिटी कंसेप्ट के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। आइए रवि जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ की प्राचार्य डॉक्टर लक्की गुप्ता जी, HOD इंग्लिश डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी, और HOD बॉटनी और इस वेबिनार की संयोजिका डॉक्टर रेखा आर्या जी। आज का जो विषय है, जैसा कि डॉक्टर रेखा आर्या जी ने बताया कि कोरोना एक महामारी है जिसको आयुर्वेद में हम जनपदोध्वंस के नाम से जानते हैं। जनपद हम राज्य को कहते हैं, और उसका ध्वंस हो जाए, एक राज्य पूरा नष्ट हो जाए, ऐसी किसी बीमारी को जनपदोध्वंस के नाम से आयुर्वेद में कहा गया है। एक जनपद यानी एक राज्य पीड़ित नहीं है तो पूरा विश्व उससे पीड़ित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये विश्व ध्वंस हो रहा है। और जैसा उन्होंने बताया, इस वायरस का अभी तक कोई इलाज हमारे पास नहीं है, और इसलिए इसका एकमात्र जो हमारे पास इससे बचने का उपाय है वो है हमारा व्याधिक क्षमत्व या इम्यूनिटी। जब इसकी चर्चा हम करते हैं तो फिर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की ओर जाना पड़ता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि रोग हैं, इस बारे में जो आधुनिक मत है वो क्या कहता है, जो आयुर्वेद है वो क्या कहता है। क्योंकि जब हमको ये पता चलेगा कि रोग हमें होते क्यों हैं, तब हम ये जान पाएंगे कि रोगों को रोकने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, और शरीर जो कर रहा है उसको बढ़ाने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं। यही आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन का विषय है। तो पहला प्रश्न है कि रोग हमें होते ही क्यों हैं। एक हमें स्वस्थ शरीर हमें मिला होता है जिसमें सारे ऑर्गन्स ठीक ठाक हेल्दी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, और एकदम से हम बीमार पड़ते हैं। एक दुर्घटना जैसा प्रतीत होता है, लगता है जैसे क्यों ऐसा क्यों हो गया। यदि हम थोड़ा पीछे चले जाएं, आज से 500 400 500 साल पहले, तो आप देखेंगे जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान का केंद्र है यानी यूरोप है, वहाँ डार्क एज चल रहा था, और वहाँ एक ये विचार चलता था कि जो रोग होते हैं वो बुरी आत्माओं के कारण होते हैं, शैतान के कारण होते हैं। और ये मैं बताऊं, केवल यूरोप में नहीं था, ये लगभग दुनिया में जहां भी इलिटरेसी थी, जहां भी शिक्षा उतनी नहीं थी, वहां यही माना जाता था। आज भी आप देखेंगे जो ग्रामीण इलाके हैं जहां अशिक्षा ज्यादा है, वहां यही माना जाता है कि आत्माओं के कारण रोग होते हैं। आज हम जानते हैं कि आत्माओं के कारण नहीं, बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? तो आप देखेंगे बैक्टीरिया भी एक प्रकार के जीवाणु हैं, वो जीव हैं, वो हम कह सकते हैं वो भी एक बुरी आत्मा है। तो बैक्टीरिया दोनों प्रकार के, अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और खराब बैक्टीरिया भी हैं। हमारे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी हैं। जब हम भोजन करते हैं उनको पचाने के लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत होती है, प्रोटोजोआ की जरूरत होती है। वायरसेस भी इसी प्रकार अर्धजीव हैं, वो पूर्ण जीव उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन उनमें भी जैविक संरचना थोड़ी सी है। तो उनको होस्ट एक बॉडी चाहिए होती है जिसमें वो
जा करके वो जीवन प्राप्त कर लें, तो वो अर्ध जीव हैं। तो वो भी एक प्रकार से बुरी आत्माओं के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। तो एक तरीके से हम कहें तो जो पुराना विचार था, लगभग उसी विचार को हम आज एक नए शब्दावली में, नई टर्मिनोलॉजी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न उठता, आयुर्वेद क्या कहता है? भारत की जो एक सनातन परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है, मेडिकल एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है भारत की, वह क्या कहती है? तो आयुर्वेद का मानना यह है कि हमारे शरीर में यदि रोग होते हैं तो उसमें कारण बाहरी जो कुछ है वो कोई बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण शरीर के अपने अंदर का वातावरण का बिगड़ना है। अंदर का वातावरण बिगड़ने को आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष हैं और 7 धातुएं हैं। ये 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ, और 7 धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ये क्रमशः इसमें बहुत सारे विचार प्रचलित हैं, आयुर्वेद में ही प्रचलित हैं। अलग अलग मंतव्य चलते हैं कि रस से रक्त बनता है, या फिर एक ही चीज से रस अलग बनता है, रक्त अलग बनता है, लेकिन ये 7 धातुएं ये सभी मत मानते हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है कि वायरस और बैक्टीरिया अच्छे हो या बुरे हो, ये वातावरण में हमेशा रहते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, यानी ये जो तीनों दोष हैं इनका संतुलन बिगड़ जाए। और दूसरा कारण जो होता है वो ये है कि ये 7 धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातुएं जब कमजोर पड़ जाएं तब हम बीमार पड़ते हैं। यानी वायरस और बैक्टीरिया ये कारण हो सकते हैं कि होंगे, ये हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये सक्रिय तब हो पाते हैं, ये हमें नुकसान तब पहुंचा पाते हैं जब हमारे शरीर के अंदर का वातावरण बिगड़ जाता है, वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ता है, हमारे अंदर की धातुएं कमजोर पड़ती हैं और हमारा बल ये घट जाता है। यहां ध्यान देने की बात है, आयुर्वेद कहता है कि जो 7 धातुएं हैं क्रमशः चलिए, रस से शुक्र से ओज उत्पन्न होता है। यहाँ शुक्र का अर्थ आप स्पर्म्स नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र जो कह रहे हैं वो स्त्री पुरुष दोनों में होता है, ये अलग चीज है, ये वीर्य नहीं है, ये स्पर्म्स नहीं है। तो शुक्र से ओज उत्पन्न होता है और उस ओज से बल उत्पन्न होता है शरीर में, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसीलिए जब कोई बीमारी आती है, कोई सी भी बीमारी आती है, जैसे पहले प्राचीन काल में हम जानते हैं, बहुत प्राचीन नहीं कह रहा हूँ, 100 साल 150 साल पहले आप देखेंगे जब भारत में प्लेग आया, जब चेचक आया, जब फ्लू आया था जिसको हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं, तो हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने उस वक्त भी यही कहा कि ये बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि एक आध जैसे प्लेग का कैसे कैसे प्रयोग इस देश में हुए, मैं आगे जब प्रेजेंटेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा उसको भी। तो हमने उसको आयुर्वेद से ट्रीट किया और हम ठीक भी हुए, और यही कारण था। आप देखेंगे 14वीं शताब्दी में यूरोप में जब महामारी फैली तो वहां पर 60% आबादी वहां की समाप्त हो गई एक प्लेग के कारण। लेकिन भारतवर्ष में जब प्लेग फैला तो कितने प्रतिशत आबादी मरी, उसका आंकड़ा हम देख सकते हैं, बहुत ही कम है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद था, हमारे यहाँ गांव गांव में जो वैद्य थे वो इन चीजों को समझते थे और इसके हिसाब से वो इलाज करते थे, इसलिए हम ठीक होते थे। इस बात को और विस्तार से समझना हो तो हमारे यहाँ बीज भूमि का एक सिद्धांत आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद का कहना है कि जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो बीज हैं, रोग के बीज, वो तभी काम करेंगे जब भूमि, यानी हमारा शरीर ये भूमि है, ये जब उपजाऊ होगा तभी बीज पनपेंगे और पेड़ पौधा यानी रोग बढ़ेगा। लेकिन यदि भूमि बंजर हो जाएगी, बांझ होगी, तो उसमें वो बीज काम नहीं करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, यानी कि हम यदि रोग के कारण को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को बीज मान लें और शरीर को हम भूमि मान लें, इसको उपजाऊ ना बनने दें, रोग के लिए एक उपजाऊ चीज ना बनने दें, ये उपजाऊ कैसे बनता है इस पर हम विचार करेंगे। तो ये उपजाऊ बनता है, जैसा पहले ही हमने देखा, वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ने से। वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ता है, हमारे सबसे उसका मुख्य कारण है पाचन। जब शरीर का पाचन कमजोर होता है, यानी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, तो कोई भी भोजन हम करें वो ठीक से पचता नहीं। जो भोजन पचता नहीं है वो सड़ता है। आयुर्वेद की भाषा में हम उसे आम कहते हैं। आम मतलब ये मैंगो नहीं है, वो आम का अर्थ है वह भोजन जो पचा नहीं, अपक्व भोजन जो सड़ गया। सड़ने से अंदर पित्त का निर्माण होता है, जिसको हम एसिडिटी भी कह सकते हैं। एसिडिटी उसका
बहुत क्रूड फॉर्म है। एसिडिटी पूरा हम नहीं समझे, क्योंकि एसिडिटी केवल बाह्य लक्षण है। सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो वो पित्त जब बढ़ता है तो पित्त के कई स्तर होते हैं। जो पहला स्तर है पित्त का, वो रस का स्तर है। धातु का जो पहला स्तर है रस का, उस स्तर पे जब पित्त बढ़ता है तो वो एसिडिटी के रूप में प्रकट होता है। लेकिन वही एसिडिटी यदि हम धातु के दूसरे स्तरों में प्रवेश करेगी तो वो बीमारियों के नए नए रूप प्रकट होंगे। तो वो जो अलग अलग बीमारियां हम देखते हैं वो भी कुछ नहीं है, वो यही है कि पित्त किस स्तर पे प्रवेश कर रहा है। जिस स्तर पे पित्त प्रवेश करेगा उसी स्तर का लक्षण शरीर में पैदा होंगे, चाहे आप उस बीमारी का नाम कुछ और रख दें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बुखार से हम सभी परिचित हैं, ज्वर हमें होता है। ये बात मैं बता रहा हूं ईस्वी सन 2000 की। ईस्वी सन 2000 में जब मुझे एक बार फीवर हुआ, बहुत लंबा चला, सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं निकला, तो मैं एक वैद्य के पास गया। तब उस वैद्य ने मुझे बताया कि ज्वर के अलग अलग स्तर होते हैं, जिस धातु में पहुंच जाएगा लक्षण उसके हिसाब से बदलेंगे। यानी जब तक वो रस के स्तर पे है तब तक आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब वो रक्त के स्तर में जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ना घट जाएगा। मतलब आप देखते हैं जैसे टाइफाइड में होता है, माइल्ड फीवर होता है, बहुत हल्का ज्वर होता है, 99 100 मैक्सिमम 100, लेकिन वो अंदर बहुत परेशान कर रहा होता है। और यदि वो और अंदर जाएगा, जैसे उन्होंने उस वक्त बताया था कि यदि वो हड्डियों में प्रवेश करेगा तो आपके पूरे हड्डियों में, पूरे शरीर में भीषण दर्द होगा। आज हम जानते हैं चिकनगुनिया के बारे में कि चिकनगुनिया जो ज्वर है उसमें हड्डियों में भीषण दर्द होता है, और वह उस ज्वर के बारे में उन्होंने ईस्वी सन 2000 में बताया था, जिस समय आज 20 साल पहले कोई चिकनगुनिया का नाम नहीं जानता था। तो जो रोग है उसी प्रकार पित्त भी है। पित्त की इस स्तर पे अलग अलग रोग प्रकट होते हैं। जब पित्त बढ़ता है, सम्यक पाचन नहीं होता है, तो जो ओज हमारे शरीर में बनना होता है वो ओज बनना बंद हो जाता है। जब ओज बनना बंद होता है तो बल की कमी होती है, और इससे हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो उपजाऊ भूमि मिल जाती है उनको, वो बढ़ने लगते हैं और हमारे अंदर रोग बढ़ जाते हैं। और इसीलिए आधुनिक मत जो कहता है कि हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और बाकी जो तंत्र हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ते हैं और उसको नष्ट करते हैं, आयुर्वेद कहता है कि हम उनको न नष्ट करते हैं, वो नष्ट स्वयं होते हैं। हम क्या क्या करते हैं, हम अपने बल को बनाए रखते हैं, हम अपने त्रिदोषों का संतुलन बनाए रखते हैं, हम अपने धातुओं को पुष्ट करते हैं। तो आयुर्वेद जब व्याधि क्षमता को बढ़ाना चाहता है, इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहता है, तो वो ये दो काम करता है। त्रिदोषों का संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि पित्त घट जाए, कफ संतुलित हो जाए और वात घट जाए। ये दो चीजें, वात और पित्त जब बढ़ते हैं तो शरीर में समस्याएं शुरू होती हैं। और दूसरा काम करते हैं कि धातुओं को पुष्ट करते हैं। जब धातु पुष्ट होंगे तो ओज बनेगा, ओज पुष्ट बनेगा तो बल आ जाएगा। आप ये देख सकते हो ओज और बल को, ये बल 3 प्रकार का होता है मनुष्य के शरीर में। और इसके बैकग्राउंड में जो मैंने चित्र दिखाया, आप देखिए, जो छोटा बच्चा है उसके पास एक ढाल है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी ढाल घट रही है। यानी थोड़ा वो युवावस्था की ओर बढ़ा तो उसकी ढाल नीचे से थोड़ी सी झड़ गई, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका ढाल जो है आधा बच गया है, जब अधेड़ावस्था में गया है तो उसकी ढाल और कम हो गई है, और वृद्धावस्था में ढाल का बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है। तो बल आयुर्वेद कहता है कि 3 प्रकार के हैं। ये आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सहज, यानी जो मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी लेकर के, एक बल लेकर वो पैदा होता है, उसको सहज जन्मजात बल कहते हैं। दूसरा कालज है, जैसे जैसे वो युवा होता है और उसकी आयु बढ़ती है उसके अंदर बल की मात्रा घटती बढ़ती है, वो कालज बल है। और तीसरा बल है युक्तिकृत, यानी आप विभिन्न प्रकार के उपायों से बल को बढ़ाते हैं। जब उन बल को बढ़ाते हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, वो किसी प्रयास से हो रहा है, इसलिए उसको युक्तिकृत बल कहते हैं। मानव की शारीरिक प्रकृति पर उसका बल निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि एक ही जैसा मौसम है, समान मौसम है, एक ही घर में किसी को सर्दी खांसी हो गई और किसी को नहीं हुई। प्रश्न उठता है, एक को हुई और एक को नहीं हुई, ऐसा क्यों? मौसम वही है, खान पान वही है, घर में वही बन रहा है, तो फिर ये भिन्न प्रतिक्रिया उसके शरीर ने क्यों दी? यह भिन्न प्रतिक्रिया उसने इसलिए दी क्योंकि हर एक शरीर की एक मानव प्रकृति होती है। आयुर्वेद जो बताता है मुख्य प्रकृतियां 3 हैं, कफ, पित्त और वात, लेकिन इसको मिला करके 6 प्रकृतियां और बनती हैं। कफ पित्त, कफ वात, वात पित्त कफ, पित्त वात, ऐसे करके 6 प्रकृतियां और बन जाती हैं। कुल 9 प्रकृतियां होती हैं। किसका ज्यादा मात्रा है उसके हिसाब से प्रकृति तय होती है।
अब जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होगा उसको सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ेगा, पित्त प्रकृति का होगा उसको थोड़ा देर से पकड़ेगा। ऐसे ही जब आप देखेंगे दर्द जब शरीर में होता है तो ये वात के कारण होता है, वात प्रकृति वालों को ये जल्दी होता है। तो ये शक्ति भी इस पर निर्भर करती है। जो कफज प्रकृति के लोग हैं, कफ से ओज पैदा होता है, इसलिए उत्तम बल कहा जाता है। जिन जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं उत्तम बल के होते हैं। पित्त प्रकृति वालों का बल मध्यम माना जाता है और वात प्रकृति वालों का बल सबसे कम होता है। और ये सारा निर्भर करता है कि व्यक्ति की पाचन शक्ति कैसी है और व्यायाम क्षमता, इसलिए क्योंकि शरीर कितना परिश्रम कर सकता है, इस पर यह सारा निर्भर करता है। अब आयुर्वेद इनको बढ़ाने के 7 उपाय बताता है। ये 7 उपाय ऐसे हैं जिनमें हर बार आपको कुछ खाने या कुछ पीने की जरूरत नहीं है। इनमें जो पहले 3 उपाय हैं वो तो ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को केवल घर में वो कुछ चीजें परिवर्तन करके ठीक कर सकता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, उसका व्याधिक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगा। उसमें सबसे पहला है, पहले 2 हैं, एक है ऋतु और प्रकृति के अनुकूल आहार, आहार मतलब भोजन, और दूसरा है ऋतु और प्रकृति के अनुकूल विहार। यानी अब सर्दी का मौसम है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये सर्दी के मौसम के अनुकूल आहार नहीं हुआ। वैसे ही गर्मी का मौसम है और हम बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, ये भी उस मौसम के अनुकूल भोजन नहीं हुआ। इसी प्रकार विहार की भी बात है, बहुत ठंड का मौसम है और हम बहुत हल्के ऐसे कपड़े पहने जिससे हमें ठंड लग जाए। तो जो हमारी जो ऋतु चल रही है और जो हमारी प्रकृति है, जैसे हमारी प्रकृति मान लीजिए वात की है और हम बहुत दौड़ लगाएं, तो वात प्रकृति वालों में वैसे ही वात बढ़ा रहता है, तो उसका शरीर में चंचलता बढ़ी रहती है। वो और दौड़ेगा और भागेगा तो उसका वात बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो वात प्रकृति वाला व्यक्ति यदि थोड़ा रेस्ट करेगा तो उसको लाभ होगा। वहीं कफ प्रकृति वाला व्यक्ति यदि वो स्थिर बैठा रहेगा तो उसको नुकसान होगा, तो उसको थोड़ा ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रकृति के हिसाब से ये तय करना पड़ता है कि कौन से व्यक्ति की क्या प्रकृति है और उसको उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। और आप कोई भी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे, लगभग आयुर्वेदाचार्यों को इसकी जानकारी होती है। जैसे हमारी कुंडली बनती है वो जन्म के समय तय हो जाती है, वैसे ही मनुष्य की प्रकृति उसके जन्म के समय तय हो जाती है और मृत्यु पर्यंत बदलती नहीं है। उस प्रकृति को हमें जानना चाहिए। उस प्रकृति को जानकर जब हम उसके अनुसार अपना आहार विहार बनाएंगे तो ये हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। जैसे इसका भी एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं। मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूं, झारखंड बिहार का, जैसा अभी मैम ने बताया था, हमारे इलाके में सरसों का तेल बहुत प्रयोग होता है। लेकिन मैं पित्त का व्यक्ति हूँ, वात पित्त वाला व्यक्ति हूँ, तो पित्त के कारण मुझे एसिडिटी की बहुत समस्या होती थी। मैंने प्रकृति की जांच कराई, वैद्यों से बातचीत की, तो मुझे बताया गया कि मैं सरसों का तेल का प्रयोग बंद कर दूं। मैंने वह प्रयोग केवल बंद किया, मेरी एसिडिटी की पूरी समस्या समाप्त हो गई। केवल एक प्रयोग, मैंने सरसों का तेल कम कर, पहले तो 7 दिन बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने कम कर दिया, कभी कभी बनता है, नहीं तो हम सरसों तेल मैं नहीं खाता। तो एक परिवर्तन से कितना फर्क पड़ सकता है ये मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार बाकी चीजों को भी हम देख सकते हैं कि एक हमारी प्रकृति जैसी है उसके हिसाब से हम अपना आहार सुनिश्चित करवाएं, अपना विहार सुनिश्चित करवाएं। ये पहले 2 उपाय हैं। तीसरा उपाय बहुत अद्भुत है, ये सद्व्यवहार की बात करता है। और आज देखिए, आज के दैनिक भास्कर में मैं एक खबर देख रहा था, यूरोप में और अमेरिका में लोग परेशान हैं क्योंकि वो लोगों को गले नहीं लगा पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके रोग बढ़ रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं इसके कारण से। हमारा आयुर्वेद कहता है कि सद्वृत्त यानी सद्व्यवहार, यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। मित्रता, अधिक से अधिक लोगों से मित्रता रखिए। पारिवारिक भाव, घर में मिलजुल करके अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ संवाद करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ भोजन करना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। परोपकार, कुछ लोगों की मदद करना, जो गरीब हैं, जो हम वंचित हैं, जिनको लगता है कि इनकी हमको कुछ सहायता करनी चाहिए, उनकी सहायता करना, और थोड़ी सी ध्यान करना, उपासना करना, जिसको भी हम मानते हैं, हवन करना, या जो भी आपको लगता है, संध्या करनी। हर एक का अपना पद्धति हो सकती है, लेकिन अपने ईश का स्मरण करना, बैठना थोड़ी देर शांति से और ईश्वर का भजन करना, कीर्तन करना, ये जो व्यवहार है यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सीधे सीधे नहीं जुड़ा है, लेकिन ये आपके शरीर को चार्ज करता है रोगों से लड़ने के लिए। चौथा जो उपाय है वो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या है। दिनचर्या और रात्रिचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज के भागम भाग वाले समय में हम इसको बहुत ही नजरअंदाज करते हैं। जैसे
लगभग लोग रात्रि को देर तक जगते हैं। अब रात्रि को देर तक जगना आयुर्वेद साफ साफ मना करता है। दूसरा, यदि हम रात्रि को देर तक जगते हैं तो क्या हम ये नहीं कर सकते भोजन समय से कर लें? हम वो भी नहीं करते हैं। यदि मैं तो दिल्ली शहर में अभी रहता हूँ, आप देखेंगे लगभग घरों में 9 बजे के बाद तो भोजन बनना प्रारंभ होता है। आयुर्वेद कहता है कि सूर्य ढलने के बाद जितना देर होती जाएगी, आपकी जठराग्नि उतनी कमजोर होती जाएगी। तो जठराग्नि कमजोर होने का मतलब है आम का बढ़ना। आम बढ़ने का मतलब है वो भूमि का उपजाऊ होना। भूमि के उपजाऊ होने का मतलब है आपका व्याधि क्षमत्व कमजोर और आप बीमार पड़ेंगे। तो ये दिनचर्या और रात्रिचर्या कैसी हो, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसको ठीक करने की जरूरत है। यदि हमको रात्रि में जगना ही पड़ता है अपने काम के कारण, हम ये कर सकते हैं कि भोजन हम बहुत अर्ली कर लें, इवनिंग में ही भोजन कर लें, उसके बाद भोजन हम नहीं करें। उसके बाद हम नियमित रूप से आधे घंटे 1 घंटे पर थोड़ा थोड़ा जल पिए, ताकि जो पित्त बन रहा है वो शांत होता रहे। कोशिश करें कि 11 बजे तक या 12 बजे से पहले हम सो जाएं। यदि जगना ही पड़ता है तो फिर वही उपाय है, थोड़ा थोड़ा आप जल लीजिए। जल लेना बहुत आवश्यक है। दिन में विश्राम बहुत ही वर्जित है यदि गर्मी का मौसम ना हो तो। इस प्रकार के बहुत सारे नियम है, उनको जानना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा व्याधि क्षमता, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ऋतुचर्या का मैंने उल्लेख पहले ही किया कि ऋतु में, वसंत ऋतु में क्या पहनना है, क्या खाना है, ग्रीष्म ऋतु में क्या खाना पहनना है, हर एक का वर्णन है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। उसको हम फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे तो हमारा व्याधि क्षमता और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो छठा है वो है पंचकर्म। 5वां पंचकर्म है। पंचकर्म में ये 5 चीजें हैं। वमन, विरेचन, बस्ती के 2 प्रकार हैं, आस्थापन और अनुवासन, और नस्य। ये 5 प्रकार हैं। आज के समय में जो कोरोना चल रहा है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि ये पंचकर्म आप जाके कराएं, लेकिन कुछ चीजें आप घर में सीख सकते हैं। जैसे वमन, कुंजल क्रिया घर में सीख की जा सकती है बड़े आराम से। आप गर्म जल कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए, थोड़ा सा घी डालिए और लगभग 1.5 लीटर पानी ऐसा बना के हल्का उष्ण पीने लायक, और उसको पूरा पी जाइए। ये वमन की क्रिया हमेशा खाली पेट करना चाहिए सुबह सवेरे। वो पूरा पीने के बाद थोड़ा सा ये 2 उंगलियां इस प्रकार से लेके और गले में अंदर घुसाएंगे तो आपको उल्टी आएगी और वो सारा वमन हो जाएगा। 2-3 बार 4 बार करने के बाद सारा जब निकल जाएगा तो आप देखेंगे सारा कफ और सारा पित्त जो बनता है अतिरिक्त, वो सारा उसमें निकलता है। ये वमन है। विरेचन, विशेष औषध खा करके जब हम वमन कराते हैं विरेचन हो जाता है। आस्थापन, विरेचन में ही स्वेदन भी आता है। हम उसको वाष्प चिकित्सा कहते हैं। भाप दे करके पूरे शरीर के श्वेत नलिकाएं खोलते हैं। तो विरेचन में कई चीजें, कई प्रक्रियाएं आती हैं। बस्ती एक प्रकार का एनीमा है। तो एनीमा में 2 प्रकार के एनीमा दिए जाते हैं। एक औषधि युक्त जल दिया जाता है और दूसरा केवल तेल मिश्रित जल दिया जाता है। ये 2 वस्तियां हैं। अनुवासन वस्ती हो गया जो तेल मिश्रित पानी से हम करते हैं, और जो औषधि युक्त से करते हैं वो आस्थापन वस्ती हो गई। ये बस्ती भी आपको कहीं ना किसी वैद्य के निगरानी में करानी होगी, तो वो व्यक्ति स्वयं से नहीं करना चाहिए, या फिर आपने इसका ट्रेनिंग ले ली है तो स्वयं से कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान कुंजल यानी वमन, और अंतिम नस्य, ये बहुत आसान है जो आराम से हम कर सकते हैं। सरसों का तेल, यदि वो नहीं आपको ठीक लगता है तो देशी घी, ये घी का नस्य 4 से 5 बूंदे आप नासिका के दोनों छिद्रों में आप डालिए। कहीं बाहर जाना हो, थोड़ा सा 2 बूंद नाक में आपने घी अथवा सरसों का तेल डाला और फिर बाहर गए, आपको बहुत प्रकार की बीमारियों से ये रक्षा करेगा, आपके व्याधि क्षमत्व को बढ़ाएगा। पंचकर्म जनपदोध्वंस में बहुत उपयोगी माना गया है। जब ऐसी महामारी फैल रही हो जिससे राज्य के राज्य नष्ट हो रहे हो, उस समय पंचकर्म कराने से राज्यों की रक्षा होती है, ऐसा आयुर्वेद बताता है। छठा उपाय जो है वो है रसायनों का सेवन। ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो रसायन कहलाती हैं। रसायन हम उन्हें उन जड़ी बूटियों को कहते हैं जो 7 धातुओं को पुष्ट करती है, शुक्र को बढ़ाती है, ओज को बढ़ाती है और अंततः जिससे बल बढ़ता है, उनको हम रसायन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अंतिम उपाय है औषधि प्रयोग। जैसे सब करने के बाद भी किसी कारण से आप बीमार पड़ गए, अधिक गंभीर बीमार पड़ गए, तब फिर आपको ऐसी औषधियां लेनी होंगी जिनमें रसायन भी होगा और अन्य भी कई प्रकार के योग होंगे जिससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। ये 7 उपाय व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के ये आयुर्वेद बताता है। इनमें से हम यहाँ पर उन जड़ी बूटियों की चर्चा करेंगे जिनमें
जो रसायन है और जिनसे हमारा व्याधि क्षमत्व बढ़ता है। रसायन क्या है? तो शरीर में ओज की वृद्धि करने वाले जितने पदार्थ हैं वो रसायन है। रसायन भी दो प्रकार के हैं। पहला है कुटी प्रावेशिक। कुटी प्रावेशिक रसायन कहते हैं, यानी आप कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, किसी कुटिया में जाकर रह रहे हैं, अलग से घर में नहीं रह रहे हैं, और एक स्पेशल स्टैंडर्डाइज्ड वातावरण में आप हैं जहां पर आपकी अलग से सुरक्षा की जा रही है, वहां पर आप रसायन का सेवन कर रहे हैं, उसको कुटी प्रावेशिक कहते हैं। दूसरा है वात तापिक, यानी कि आप घर में रह रहे हैं, आप घर में आदमी रहता है तो थोड़ा बाहर निकल जाता है, छत पे चला जाता है, यानी उसको हवा भी लग रही है, थोड़ी धूप भी लग रही है। तो ये सारा कुछ करते हुए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसको वात तापिक कहते हैं, यानी घर में रहकर आप प्रयोग करते हैं। आहार और औषध, मैंने जैसे अभी बता दिया था, वो पहले चर्चा कर ली है कि आहार भी है, जो हम भोजन करते हैं उनमें कई सारी चीजें हैं जो और रसायन का काम करती हैं। जैसे आंवला, आंवला हम भोजन में भी सेवन करते हैं, आंवले की चटनी बना के खाते हैं, मुरब्बा बना के खाते हैं, वो भी एक रसायन है। और कुछ औषधियां हैं जो रसायन है, जैसे गिलोय है, उसका भोजन में शामिल नहीं है लेकिन वो एक रसायन है। तुलसी, गिलोय, काल्मिक, ऐसी अनेक ढेर सारी जड़ी बूटियां रसायन है, उसकी हम चर्चा यहाँ आगे करते हैं। तुलसी से हम सभी परिचित हैं, लगभग घरों में तुलसी पाई जाती है। इसका लैटिन नाम, जो इसको हम बॉटेनिकल नेम कहते हैं, ऑसिमम सैंक्टम है। और इनके बारे में हम बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है, सब लोग उसको देख सकते हैं। पौधे बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं, फूल सफेद बैंगनी रंग के होते हैं, और जुलाई अक्टूबर में इसमें फूल और फल लगते हैं। कई प्रजातियां तुलसी की पाई जाती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, वैसे तो 5 मानी जाती हैं। 3 ऐसी प्रजातियां हैं जिनका हम बहुत उपयोग करते हैं। उनमें एक है राम तुलसी, जो सफेद पत्तियां, हरी पत्तियां होती हैं। दूसरी कृष्ण या श्याम तुलसी, जिसके पत्ते थोड़े काले होते हैं। और तीसरा है वन तुलसी। ये 3 तुलसियों का सेवन हम आराम से कर सकते हैं। इनके चित्र मैंने यहाँ दिखाए हैं। ये जो ऊपर में चित्र है हरा और काला वाला, ये राम और श्याम तुलसी का है, नीचे वन तुलसी है। वन तुलसी में खुशबू ज्यादा होती है, आप देखेंगे उसके पास भी पहुंचेंगे तो उसकी खुशबू आपको महसूस हो जाएगी। अब ये समझने की बात, आयुर्वेद में पंचांग का प्रयोग होता है। पंचांग का अर्थ होता है जड़, तना, पत्ते, फल, फूल, बीज, सारी 5 चीजें। तब पंचांगों के गुण और दोष के बारे में आयुर्वेद में चर्चा की गई है। तो तुलसी का पंचांग, यानी ये 5 चीजें जो है कफ और वात दोष को नष्ट करती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कोरोना है ये मूलतः वात और कफ की बीमारी है, कफ और वात की बीमारी है। यानी इसमें कफ बढ़ता है, श्लेष्मा बढ़ती है, और सर्दी जुकाम उसके कारण होता है, और वात विकृत हो जाता है तो श्वास की तकलीफ बढ़ जाती है, वो श्वास नहीं ले पाता है, तो अंततः उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में रखना पड़ता है जीवित रखने के लिए। तुलसी का पंचांग इन दोनों दोषों को ठीक करता है। यह जंतुघ्न होता है, जंतु से अर्थ कोई एनिमल से नहीं है, जंतु से वही बैक्टीरिया और वायरसेस से है। तो जंतुघ्न होता है, यह हर प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, दुर्गंध नष्ट करता है, शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाता है, उससे भूख बढ़ाता है। पाचन शक्ति मैंने पहले ही बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के ज्वर को तुलसी का पंचांग नष्ट करता है और रक्त को शुद्ध करता है। तुलसी के जो बीज होते हैं वो मूत्रल होते हैं और वाजी कारक यानी बल बढ़ाते हैं। उस 7 धातुओं को पुष्ट करते हैं तुलसी के बीज। तुलसी के पत्ते प्रतिश्याय यानी जुकाम, जो अभी मैंने बताया, वात श्लेष्मिक ज्वर यानी कि वात कफ ज्वर जो कि कोरोना है, और विषम ज्वर यानी टाइफाइड, इन तीनों में लाभकारी होते हैं। इनका उपयोग पेट दर्द, मलेरिया, बैक्टीरियल संक्रमण आदि में भी बहुत लाभकारी है। लेना इसको बहुत सरल है, हम चाय में ले सकते हैं। नियमित जैसे हम चाय पीते हैं उसमें थोड़ा सा डाल करके तुलसी पत्ते डाल के उबाल लिया, तो उससे भी हमको उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन अलग अलग 4-5 प्रक्रियाएं हैं, स्वरस, हिम, फांट और काढ़ा, ये 4 हैं। अलग अलग इसके डाइल्यूशन लेवल होते हैं। जैसे स्वरस है, केवल रस निकाल लिया। हिम है, उसको पीस के चटनी बनाई तो थोड़ा और डाइल्यूट हुआ। फांट, उसको हम और डाइल्यूट करेंगे। काढ़ा, हम उसको उबाल करके उसका अर्क तैयार करेंगे। तो ये 4 प्रकार के प्रिपरेशंस हैं, और इससे हम तुलसी का सेवन कर सकते हैं। इन 4 प्रकार से अलग अलग रोग के हिसाब से इनका सेवन बताया जाता है। तुलसी के सूखे पत्तों का चूर्ण भी हम उपयोग कर सकते हैं। यदि कई बार तुलसी का पौधा हमारे पास हमेशा के लिए नहीं होता, हम सूखे पत्तों को हमेशा छाया में सुखाना चाहिए, चूर्ण बना के घर में रख सकते हैं, उनका बाद में उपयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग मैं यहाँ दे रहा हूँ जो ये बाबा रामदेव का बड़ा अनुभूत प्रयोग है, और ये मेरा भी अनुभूत प्रयोग है। मैंने इसको हजारों लोगों को बताया और निश्चित परिणाम है। तुलसी के 7 पत्ते और 5 लौंग, मैं इसमें काली मिर्च भी लेता हूँ,
आप केवल 5 लौंग भी ले सकते हैं, इसमें 5-7 काली मिर्च भी मिला सकते हैं। इसको एक गिलास पानी में पकाएं, आधा बचने पर उसमें सेंधा नमक मिलाएं और गरम गरम पी लें। आप सेंधा नमक की जगह इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये पी करके और चादर ओढ़ करके आप बैठ जाएं, पसीना आने दें, ज्वर जैसा भी होगा वो उतर जाएगा, सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक हो जाएगी। ये एडल्ट के लिए है, वयस्क व्यक्ति के लिए है ये प्रयोग। छोटे बच्चों को यदि ऐसा कुछ होता है तो हम तुलसी और अदरक की 5-5 बूंद शहद में मिला करके चटा सकते हैं। नवजात शिशुओं को इसका आधा करना चाहिए, मतलब 1 या 2 बूंद लेना चाहिए तुलसी का, 1-2 बूंद अदरक का और थोड़ा शहद मिला के चटा सकते हैं। तुलसी के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण जो रसायन है वो है गिलोय। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे घरों में, लगभग घरों में आप देखेंगे मनी प्लांट लगाने का प्रचलन बढ़ गया है। हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप मनी प्लांट की जगह गिलोय लगाएं। यह भी एक लता है, जैसा मनी प्लांट एक लता होती है उसी तरह के इसके पत्ते होते हैं, फल भी होते हैं, पुष्प भी होते हैं इसमें। लेकिन इसकी एक विशेषता है, ये जल्दी सूखती नहीं है, मतलब एकदम सूखा हुआ भी जो इसका डंठी है उसको भी आप रोप देंगे तो पता चलेगा उसमें हरियाली आ गई है। इसीलिए इसको अमृता भी कहते हैं। इसको अमृता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखती है, अमृत के समान है हमारे लिए, इसलिए भी कहते हैं। असम जैसे कई राज्यों में इसको शगुन लता कहते हैं। शगुन का अर्थ हम जानते हैं शुभ होता है, यह लता शुभ है, लेकिन वो वहां के प्रचलन से व्यवहार निकल गया है। शगुन लता बोलते हुए भी वो उठा करके फेंक देते हैं। इसका भी बॉटनिकल नेम यानी लैटिन नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। अमृता की एक और विशेषता है गिलोय की, ये जिस पेड़ पर चढ़ती है, क्योंकि लत्तड़ है, ये लता है तो चढ़ जाती है पेड़ पे, उस पेड़ के इसमें गुण आ जाते हैं। तो इसलिए नीम पर जो गिलोय चढ़ती है उसमें नीम के गुण आ जाते हैं और इसलिए नीम पर चढ़ी गिलोय सर्वश्रेष्ठ गिलोय मानी जाती है। जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनके कई सारे अध्यायों में इसका वर्णन है। चरक के वय स्थापन, दाह प्रशमन, तृष्णा निग्रहण, स्तन्य शोधन, ऐसे ढेर सारे अध्याय हैं। सुश्रुत के गुडुच्य आदि, बल्ली पंचमूल आदि अध्यायों में इसका वर्णन किया गया है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे और तीखे होते हैं। ये वात, पित्त और कफ को शांत करते हैं। सुपाच्य होते हैं यानी तुरंत हजम हो जाते हैं, वो आम नहीं बनने देते। रसायन होते हैं यानी वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलन बैठाते हैं और सातों धातुओं को पुष्ट करते हैं। ये भूख बढ़ाते हैं। सातों धातुओं को पुष्ट करने के कारण ये बल बढ़ाते हैं हमारे शरीर का। मल को बांधते हैं, रेचक नहीं होते, मल को रोकते हैं। आंखों के लिए बहुत लाभकारी है गिलोय और हर एक स्थिति में, यानी आप इसको वर्ष भर सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि ठंड में सेवन करें या गर्मी में सेवन करें, 365 दिन आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय का सत यानी इसके जड़ का जो आप ये निकालेंगे, पाउडर निकालेंगे, तो वो मधुर होता है। मधुर से अर्थ ये नहीं है कि वो उसको फाकेंगे तो वो मधुर मीठा लगेगा, विपाक में मधुर होता है, यानी जब वो पचेगा तो मधुर रस की उत्पत्ति करेगा, वो कड़वा पित्त को नहीं बढ़ाएगा, इसलिए वो मधुर होता है। सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है। त्रिदोष शामक होता है, सभी प्रकार के तीनों कफ, वात, पित्त, कफ का शमन करता है। भूख बढ़ाता है, रस, रक्त आदि सारी सातों धातुओं को बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है और यौवन का रक्षक होता है। गिलोय का सेवन दर्द को नष्ट करता है, प्यास को शांत करता है, पित्त को समाप्त करता है और कृमियों को समाप्त करता है। कृमि से अभिप्राय फिर मैं बता रहा हूं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब होता है। ये हृदय को बल देता है, रक्त विकार और पीलिया रोग में काफी गुणकारी है। खांसी, दुर्बलता, अब देखिए ये खांसी और दुर्बलता ये दोनों जो लक्षण है ये कोरोना के लक्षण हैं। इन सभी, और बुखार, इन सभी में इसका लाभ है। रोग उत्पन्न करने के वाले बहुत प्रकार, एक मिनट, क्षय रोग जिससे पैदा होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, उसको भी ये रोकता है। और एक शोध पत्र, ऐसे एक नहीं बल्कि 2-3 शोध पत्रों के बारे में मेरी जानकारी है जिसमें उन्होंने प्रयोग भी करके देखा है, एड्स के वायरसेस को गिलोय से कम किया गया है। तो उन्होंने इसका एक पूरा 120 पेशेंट्स पे प्रयोग किया और उसका एक पूरा फाइलिंग करके ये भारत सरकार को भी सबमिट किया गया और उसमें उन्होंने साबित किया है कि गिलोय का सेवन करने से एड्स के वायरस भी घटते हैं। तो कोरोना का वायरस तो घटना ही है उससे। तो गिलोय एक बहुत बड़ा उपयोगी रसायन है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं काढ़ा बनाने में। एक अगली जड़ी बूटी जो है वो कालमेघ है।
कालमेघ और इसी का जैसा एक और पौधा होता है, उसको चिरायता कहते हैं, लेकिन कालमेघ चिरायते से थोड़ा लोअर वर्जन है, उससे हल्का होता है। चिरायता उससे ज्यादा अधिक लाभकारी होता है। लेकिन यहाँ कालमेघ का मैं वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि कालमेघ पे काफी काम हुआ है, और चिरायता हम सभी को नहीं दे सकते, कालमेघ हम निश्चिंत होकर सभी को दे सकते हैं, यानी बच्चों को भी दे सकते हैं। चिरायता बच्चों को देने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका शरीर उसको सहन कर पाएगा या नहीं। कालमेघ का लैटिन नाम एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा है। इसके पत्ते हरे मिर्च के पत्तों जैसे होते हैं, जैसा चित्र में दिख रहा होगा। जड़ें जो होती है छोटी, पतली, लंबी और स्वाद में बहुत कड़वी होती हैं। इसके पत्ते भी बहुत कड़वे होते हैं, और ये चूंकि चिरायते जैसा दिखता ही है। कालमेघ के एंटीवायरल गुणों पर वर्ष 2020 तक 283 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। कालमेघ को भारत से यूरोप ले जाया गया था, उस पर बहुत रिसर्च किया गया था। चूंकि ये चिरायते जैसा दिखता है, चिरायता मैं बताऊं, चिरायता महासुदर्शन का मूल पदार्थ है, मूल इंग्रेडिएंट है, और महासुदर्शन किसी भी प्रकार के ज्वर में बहुत जबरदस्त काम करती है। चिरायता ज्वर के लिए अक्सीर दवा है। तो कालमेघ वैसा ही दिखता है, कालमेघ भी ज्वर की बहुत अच्छी दवा है, इसलिए कालमेघ ले गए थे। उस पर काफी रिसर्चेज हुए, 283 शोध पत्र प्रकाशित हुए, और वहां पर जो एक जर्नल है ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, उसमें छपे एक शोध के अनुसार इसका जो एक्सट्रैक्ट है, यानी घन है, यानी काढ़ा है, वो क्लेबिशियल निमोनिया नामक खतरनाक बैक्टीरिया के मल्टी ड्रग प्रतिरोधी उपभेदों में बायोफिल्म निर्माण को रोक देता है। आयुर्वेद के लगभग 26 ऐसी दवाएं हैं जिनमें कालमेघ का प्रयोग किया जाता है, और सदियों से हो रहा है। आधुनिक शोध के बाद दुनिया भर में 200 से अधिक दवाओं में इसका उपयोग शुरू हो गया है। पश्चिमी जगत में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें या तो केवल कालमेघ देते हैं, या फिर बहुत सारे अन्य दवाओं को मिलाकर उसमें कालमेघ भी होता है, और उसका उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। 125 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल छापे जा चुके हैं। इन ट्रायल से ये पता चला है कालमेघ एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायरियल, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पैरासाइटिक, ऐसे बहुत प्रकार के, एंटी HIV, इतने सारे गुण कालमेघ में हैं। और इसीलिए आप देखिए कालमेघ का जो प्रयोग है वो सर्दी जुकाम और ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण, कोरोना भी ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण है। फ्लू, कोरोना भी एक प्रकार का फ्लू है। यकृत रोग, हृदय रोग, अपच, दस्त, त्वचा संक्रमण, बृहदांत्र शोथ मतलब बड़ी आंत की सूजन, अतिसार, हैजा, ऐसे बहुत सारी बीमारियों में कालमेघ का प्रयोग लाभकारी पाया गया है। वो सदियों से इसका उपयोग हमारे वैद्यगण कर रहे हैं। कालमेघ भी हमारे घरों में होना चाहिए। जब हम गमले लगाते हैं और बहुत तरह के पौधे लगाते हैं, सजावटी पौधे लगाते हैं, हम कोशिश करें कि कुछ औषधीय पौधे भी लगाएं, उनमें कालमेघ हो सकता है, क्योंकि आप इसका निश्चिंत होकर के काढ़ा बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। चाय की जगह यदि हम ग्रीन टी की तरह कालमेघ, गिलोय, इनका यदि चाय बनाकर हम पीते हैं, हमारा व्याधिक क्षमता तो कभी घट ही नहीं सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये औषध है घृत कुमारी। हम लोग सब जानते हैं एलोवेरा, ग्वारपाठा भी कहते हैं। इसका लैटिन नाम एलो वार्वाडेंसिस है, और सभी परिचित है। आज इसका बहुत प्रचार हो चुका है। एलोवेरा का जूस हर एक मेडिकल शॉप में उपलब्ध हो गया है, लेकिन मैं सबको यही सलाह दूंगा, एलोवेरा घर में लगाइए, गमलों में लगाइए, बड़ी आसानी से लग जाता है और बड़ी आसानी से फैलता है। इसके पत्ते मोटे और गूदेदार होते हैं, किनारों पर हल्के कांटे होते हैं, स्वाद में हल्का कड़वा, विपाक में मीठा, यानी कि पचने के बाद मधुर रस की उत्पत्ति करता है। शीतल, यानी कि वो पेट को ठंडा करता है। विरेचक, मल को खोलता है। धातु पोषक, सातों धातुओं की पुष्टि करता है। मज्जा बढ़ाता है, जो हड्डियों के बीच में मज्जा होती है उसको ये बढ़ाता है। पौष्टिक होता है, कामोद्दीपक होता है, यानी वाजीकारक होता है। कृमिनाशक, फिर वही प्रोटोजोआ, ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये कृमि होते हैं जिनके कारण हमें बीमारियां होती हैं, उनको वो नष्ट करता है। विष को नष्ट करता है, ये इसकी बहुत खासियत है। ये विष, अनेक प्रकार के जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं बॉडी में, उनको ये निकालता है, नष्ट कर देता है। घृत कुमारी यानी ग्वारपाठा यानी एलोवेरा भी समशीतोष्ण होने के कारण प्रत्येक ऋतु में वर्ष भर हम सेवन कर सकते हैं, और इससे हमारा पेट भी सही होता है, सातों धातुएं पुष्ट होती हैं। हर प्रकार की खांसी और श्वास के जितने रोग हैं, ये यही कोरोना के लक्षण हैं, खांसी और श्वास का रोग, ये पूरी तरह उनको ठीक करता है। तो मैं एक प्रयोग, कई वैद्यों ने ये प्रयोग बताया है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। कुछ नहीं करें तो सिंपल, केवल गिलोय की आप एक 6 इंच की, 4 इंच की डंडी ले लें, और 2 या 3 इंच का
इसका टुकड़ा ले लें एलोवेरा के पत्ते का, और इनको बढ़िया से कुचलकर मिट्टी की हांडी में, काढ़ा जब भी बनाए कोशिश करें मिट्टी की हांडी में बनाएं। एक उबाल आने के बाद उसको मंद आंच कर दें और 10 से 15 मिनट उसको उबलने दें। उसको निकाल के छान करके और उसको फिर थोड़ा जब पीने लायक हो जाए तो उसको पी जाएं। खाली पेट पिए और उस काढ़े को पीने के आधे 1 घंटे बाद तक कुछ न लें। विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। एलोवेरा के प्रयोग से शरीर के अंदर के जो गुल्म होते हैं, जिनसे बाद में जो कैंसरस बनते हैं, वो सभी गुल्म गल के नष्ट हो जाते हैं। एलोवेरा का इतना अधिक लाभ बताया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में कि उसको यहाँ पर मैं गणना नहीं कर सकता, लेकिन यदि नित्य सेवन किया जाए तो उससे कभी व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा, इतना निश्चित है। इसके ढेरों प्रयोग, ढेरों प्रत्यक्ष प्रयोग हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखे मिलते हैं। यह एक ऐसा पौधा है अश्वगंधा, ये एक औषधि है, ये केवल जड़ी बूटी नहीं है। मैंने अभी तक जो 3-4 बताए थे, कालमेघ, गिलोय, तुलसी, ये सभी जो है जड़ी बूटियां, ये वर्ष भर आप सेवन कर सकते हैं। घर में रखिए, घर में लगाइए और प्रयोग कीजिए। लेकिन अश्वगंधा जिसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं, यह औषधि है, यह औषध रसायन है। इसके पौधों को मसलने पर और विशेषकर इसके जड़ को मसलने पर घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा या असगंध कहते हैं। इसका लैटिन नाम विथिनिया सामनीफेरा है। अश्वगंधा झाड़ी के रूप में होता है, और जो छोटी झाड़ी होती है उसको एक प्रजाति कहलाती है, जो बड़ी होती है वो बड़ी प्रजाति कहलाती है। पत्ते मध्यम आकार के जैसा हमें दिख रहे हैं चित्र में, और फल बहुत छोटे छोटे होते हैं। फलों में बीज होते हैं भरे हुए। औषधि में अश्वगंधा का केवल जड़ प्रयोग की जाती है। एक प्रयोग केवल मुझे मिला है जिसमें उसके पत्तों का प्रयोग हम करते हैं, वो आगे मैं बता दूंगा। लेकिन लगभग बाकी सारे जो प्रयोग हैं वो केवल जड़ के ही होते हैं। इसलिए ये जड़ का टुकड़ा नीचे अपनी दूसरे चित्र में दिख रहा होगा, और उसी जड़ को छील कर, काट कर, उसको पीस कर उसका चूर्ण बना के रखा जाता है। वो चूर्ण बगल में रखा है। स्वाद में अश्वगंधा चरपरी, कड़वी, कसैली होती है। पाचन में गर्म होती है, जैसा हमने देखा था कि एलोवेरा पाचन में शीतल होती है, ये पाचन में गर्म होती है, शरीर को बल देती है, यानी सातों धातुओं को पुष्ट करती है। अश्वगंधा भी वात और कफ को नष्ट करती है, खांसी और श्वास रोगों को दूर करती है। यही तीनों लक्षण हैं कोरोना के। इसकी जड़ पौष्टिक और कामोद्दीपक है, यानी वाजीकारक है। इसमें निद्रा लाने और मूत्र को बढ़ाने के भी गुण हैं। अश्वगंधा शरीर का पूरा जो नर्वस सिस्टम, जो स्नायु तंत्र है, उसको बढ़ाती है। पुरुषों में वीर्य को गाढ़ा करती है और स्त्रियों में ऋतुस्राव को नियमित करती है और गर्भाधान में सहायता पहुंचाती है। इसलिए बहुत सारे जो ये आप देखते होंगे नीम हकीम जो लगाए रहते हैं कि यौन गुप्त रोगी मिले, वो वास्तव में अश्वगंधा का बहुत प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा चूर्ण देते हैं। लेकिन उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। अश्वगंधा चूर्ण का सेवन घर में किया जा सकता है, थोड़े से सावधानी के साथ। एक प्रयोग में जो मैं बता रहा था, जैसे प्लेग भारत में जब फैला था, 1903 की ये घटना है जो मैं बता रहा हूं। अश्वगंधा की जड़ का पेस्ट बना करके उसका प्लेग की गांठ पर जब लेप किया गया तो प्लेग की पूरी गांठ ठीक हो गई और जो पेशेंट है वो ठीक हो गया। इससे उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों पे प्रयोग किए। 1903 से लेकर उन्होंने 1958 तक का केस रिकॉर्ड्स रखा है और उसको वहां के गैजेटियर्स में, गुजरात के गैजेटियर्स में भी वो पब्लिश हुआ था, पोरबंदर राज्य के गैजेट में। तो वो एक नया प्रयोग था। तो इस प्रकार के ढेरों प्रयोग हमारे वैद्य जानते थे, जो गांव गांव में चलता था। क्षय रोग, गठिया और बुढ़ापे की दुर्बलता में ये काफी लाभदायक है। यानी यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका पाचन सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गर्म करती है, तो पाचन सही होना बहुत जरूरी है। जिसका पाचन सही नहीं है उसको अश्वगंधा नहीं लेनी चाहिए। सही पाचन वाले को अश्वगंधा लेने से बुढ़ापे में भी उसकी दुर्बलता दूर होती है। श्वास रोग में बहुत लाभकारी है और नलिकाओं के जलन, जो दाह होता है नलिकाओं में, वो शांत करती है, उसको ठीक करती है। ये मैंने बता ही दिया। अश्वगंधा के पत्तों का लेप शरीर में गांठें ठीक करती हैं। जो गिल्टियां बनती हैं शरीर में, उनमें पत्तों का लेप करने से गिल्टियां ठीक होती हैं। अश्वगंधा एक श्रेष्ठ रसायन है और गिलोय आदि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, इसीलिए यह एक औषधि है। और चूंकि गर्म प्रकृति का है, इसलिए इसका औषधि की ही तरह प्रयोग किया जाता है। यानी 15 से 30 दिन तक आप इसको ले सकते हैं। 365 दिन दैनिक आहार के रूप में इसको नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाना चाहिए। लेने की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि इसका चूर्ण और घी में मिलाकर, यदि गाय का घी मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो शहद में मिलाकर
और इसको लेकर के दूध पीना चाहिए ऊपर से, तो ये ज्यादा लाभ करता है। अश्वगंधा हमेशा भोजन के बाद लेना चाहिए। इस तरह के 2-3 जड़ी बूटियां और हैं, मैंने और नहीं लिया ज्यादा, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, नाम बताता हूँ। जैसे एक शतावर है। शतावर बहुत ही अच्छी औषधि है और सामान्यतः माना जाता है कि माताओं के, विशेषकर प्रसूता माताओं के दूध बढ़ाने के लिए शतावर दिया जाता है, लेकिन वो केवल माताओं के लिए नहीं है, आम स्त्रियों का आम स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, बल्कि पुरुषों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी शतावर बहुत उपयोगी है। आप शतावर के भी जड़ का ही उपयोग किया जाता है, जैसे अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग करते हैं। शतावर चूर्ण अश्वगंधा की भांति एक औषध रसायन है। इसी प्रकार एक और बहुत ही महत्वपूर्ण औषध है विधारा। तो विधारा भी जड़ ही प्रयोग में आती है और विधारा का भी औषध रसायन है, तो उसको भी वैद्यों के सलाह से ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये जो 2 प्रकार के रसायन है, आहार रसायन और औषध रसायन, इनका मैंने यहाँ वर्णन किया है। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, उसमें हम उत्तर देंगे। धन्यवाद रवि जी, बहुत ज्ञानपरक और इंफॉर्मेटिव नॉलेज थी। कुछ बातें तो मैं भी कहूँगी। अभी आपने कहा कि जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे यहाँ डिजीज मैनिफेस्ट होती है। इसको हम भी अपने यहाँ पैथोलॉजी में, मतलब मॉडर्न साइंस में भी पढ़ाते हैं कि इट इज ए डिजीज ट्रायंगल बिटवीन human pathogen and environment, and when this disease triangle disturb, then the homeostasis disturb and the disease manifest. दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि एक और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि आपने कहा कि वात, पित्त और कफ की प्रकृति के अनुसार ही हम उसकी परिचर्या या बीमारी का इलाज करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन भी अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हम बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं, वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आज हमसे वो भी कह रहा है कि हम इसको करें। तो इसका जो है, मैं इसके 2 इन्फॉर्मेशंस मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी। अब मैं कुछ प्रश्न लूंगी। सबसे पहला तो छोटा एक प्रश्न है हमारी मनोविज्ञान प्रवक्ता डॉक्टर पूनम शर्मा की तरफ से कि आपने गिलोय के विषय में बताया, तो जानना चाहती हैं कि क्या गिलोय की डंडियां या पत्ते का सेवन करें? डंडियां, केवल डंडियां। हाँ। डंडियों को हम काढ़े के रूप में प्रयोग कर लें। हाँ, उसको आप लगभग 4 इंच की डंडी ले लें और उसको अच्छे से कुचल करके और उसका काढ़ा बनाएं। तो काढ़ा बनाने में सबसे जो तरीका यह है कि आप जितना पानी डालते हैं उसका 1/4 करें, न्यूनतम 1/3, इतना तो खौलाएं ही। जब 1/4 या 1/3 पानी जल बचे उसको काढ़ा बना। हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये डॉक्टर ममता श्रीवास्तव हमारी कंपेयर जी का प्रश्न है काढ़े से संबंधित, कि जैसे अभी आपने कहा कि ऋतुचर्या मीन्स हमें ऋतु के अनुसार आहार विहार लेना चाहिए। तो मैं अगला प्रश्न लिया मैंने इसी विषय में डॉक्टर ममता श्रीवास्तव का, कि आपने कहा ऋतुचर्या लेनी चाहिए, हमें ऋतुचर्या के हिसाब से करना चाहिए। जी जी। तो ऐसे में वो पूछना चाहती हैं कि जो काढ़े हमें बताए जा रहे हैं आयुष की तरफ से, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनकी प्रकृति ज्यादा गर्म हो इस मास में? नहीं, बिल्कुल। इस पर हम लोगों ने काफी बातचीत की और कई वैद्यों से भी चर्चा हुई और मैं भी इसको सोच रहा था कि ये काढ़े गर्म हैं। यदि सामान्य आपको कुछ नहीं हुआ है, सर्दी जुकाम आपको नहीं है, तो फिर ऐसा ये काढ़ा लेना आपके लिए नुकसान भी कर सकता है। मतलब हो सकता है आपको पेट में गर्मी हो जाए, मुंह में छाले बढ़ जाएं, तो ये उष्णता पैदा कर देंगे शरीर में। तो आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीजों को उसमें से, विशेषकर जैसे काली मिर्च बहुत गर्म होती है, सौंठ की मात्रा कम कर सकते हैं। ठीक है, दालचीनी निरापद है, दालचीनी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो गिलोय सर्वथा निरापद है। सबसे अच्छा मैं सबको यही सुझाव देता हूँ कि गिलोय का काढ़ा बनाएं। गिलोय का काढ़ा हम लगातार पीते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम श्री अरुण श्रीवास्तव। उन्होंने एक प्रश्न आपसे जानना चाहा है कि लगभग 3 महीने से हम लोग लॉकडाउन में बंद हैं जी, तो क्या कोई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जो हमारी मेंटल फैटीग को कम करने में योगदान करें? उसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो तो अश्वगंधा है। अश्वगंधा, बट आपने कहा वो औषध रसायन है, तो हम ऐसे नहीं ले सकते। नहीं, तो इसलिए आपको फिर मैंने कहा ना कि सामान्य तो फिर आप ऐसे स्वयं से ले सकते हैं, लेकिन यदि विशेष आपको कुछ परेशानी है तो वैद्य से संपर्क करना चाहिए। वैद्य से संपर्क करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव बहुत ज्यादा हैं, अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन यदि हम गलत चीज लेंगे तो दूसरे प्रभाव आखिर वो असर तो करेगी ही ना। यदि हमने अश्वगंधा लिया और हमारे शरीर में गर्मी है वो बढ़ गई,
और हमको दूसरी कोई परेशानी बढ़ गई तो वो तो हमें लगेगा कि ये तो नुकसान कर रही है। तो अच्छा ये रहता है। फिर दूसरा क्या है कि मान लीजिए कई बार आपके प्रकृति के हिसाब से मान लीजिए अश्वगंधा दिया भी, तो उसके साथ में कुछ और भी चीजें देते हैं जो उसकी दूसरी चीजों को मैनेज करती है। मान लीजिए आपका पाचन बढ़ाने की हम चीज कुछ जोड़ देंगे, तो जब आपका पाचन ठीक रहेगा तो अश्वगंधा आपको नुकसान नहीं करेगी, आपको लाभ करेगी। तो आप यदि अश्वगंधा लेना भी चाहते हैं तो एक चीज ये करना चाहिए, एलोवेरा का काढ़ा बना के लें। अच्छा तो रहेगा एलोवेरा को काढ़ा ना बनाए, सीधे सीधे लें, यानी 3 इंच का टुकड़ा ले लें, उसका गूदा निकाल लें और उस गूदे को खा जाएं। ये सर्वोत्तम उपाय है और ये खाली पेट सुबह में खाना चाहिए। लेकिन सब लोगों को खाने में वो नहीं बनता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं ही उसको खाने में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं काढ़ा बना के पीता हूँ। ये भी कुछ एमरजन होता है। तो आप उसको एलोवेरा लीजिए, आपका पेट सही रहेगा और फिर आप ये कर सकते हैं कि अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। तो एलोवेरा को हमें फ्रेश ही लेना चाहिए या हम एक पत्ता आप काट लें, 2-3 दिन चल जाता है। एक पत्ता काट के? हाँ, और 2-3 हमें दिन लग रहा 4 है दिन चलता है। हाँ। अच्छा, एक और हमारे बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि हम घर में कौन से ऐसे पौधे उगा सकते हैं। वो तो आपके लेक्चर में थोड़ा जिक्र भी आ गया कि जी। घर में हम कौन से ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में योगदान करें। तो आपने बताया, तो आप ही बताएं इस विषय में। देखिए, एक तो तुलसी घर घर में होती है, रखना चाहिए। जी अमृता रखनी चाहिए, यानी गिलोय। जी मैंने कहा बल्कि मनी प्लांट लगाते हैं, अच्छा रहेगा आप गिलोय लगाएं। वैसा ही लत है, वैसे ही पत्ते हैं, वो इतनी ही सुंदर दिखती है ये और सुंदर। इसका उपयोग है। तो आप गिलोय लगाइए। दूसरा, कालमेघ लगा सकते हैं, बहुत कालमेघ, अच्छा पौधा। कालमेघ ये बताइए वातावरण के हिसाब से अलीगढ़ के लिए सही है? सब लग जाता है, आराम से लगता है, कोई दिक्कत नहीं है लगने में। एलोवेरा निश्चित रूप से लगाना चाहिए, बहुत फायदेमंद है। जी। ऐसे और भी अश्वगंधा मैंने अपने घर में लगा रखा है, लेकिन अश्वगंधा सब जगह नहीं होती है। अश्वगंधा तो हमारे यहाँ तो जंगली की तरह से भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शतावर का पौधा लगा सकते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। मैं अगला प्रश्न लूंगी। हमारी एमएससी स्टूडेंट हैं प्रकाश झा, हम्म। इनकी एक बहुत अच्छी सी जिज्ञासा है। ये पूछ रही हैं कि इन जनरल हम मींस मिक्स ऑफ हर्ब, एक मिक्सचर बना के हर्ब का दवाइयों में क्यों वो बनाते हैं, आयुर्वेद में एक मिक्सचर के में क्यों देते हैं? जैसे वो कहती है एलोपैथिक में हम एक गोली खा लेते हैं, तो इस तरीके से आयुर्वेदिक में एक मिक्सचर क्यों होता है हर्ब्स? गोली क्यों नहीं होती है? नहीं, गोली नहीं, मिक्सचर क्यों होता है? उनका सवाल है कि एक से ज्यादा प्लांट्स क्यों होते हैं? नहीं, तो आप देखिए ना, जो नॉर्मली गोलियां होती हैं एलोपैथ की, उसमें भी कई चीजें इंग्रेडिएंट्स होती है। कोई एक ही रसायन हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कई सारे मिलाए जाते हैं। दूसरा, हम मिक्सचर इसलिए बनाते हैं क्योंकि शरीर में अलग अलग जो हमारे वात पित्त कफ का जो प्रयोग है, उसकी मात्रा घटबढ़ है, तो 2-3 औषधियां मिलाने से उनके प्रभाव ज्यादा प्रभावकारी हो जाते हैं, उनका लाभ ज्यादा मिलता है। जैसे हमने यदि गिलोय लिया और गिलोय के साथ एलोवेरा मिलाया, तो गिलोय के जो अपने फायदे हैं और एलोवेरा के अपने फायदे हैं, ये दोनों मिलकर के आपको फायदे मिलेंगे और दोनों की जरूरत पड़ती है कई बार। तो बहुत प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार की जो शरीर में जो परिवर्तन है, जैसे मान लीजिए हमारा लीवर थोड़ा डैमेज हो रहा है और हमको पता नहीं है कि लीवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि जब हम बहुत प्रकार का ऐसा खाना पीना खाते हैं जो लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लीवर हमारा कमजोर होता है। आंखें, हमारी आंखों में समस्या हो रही है। अब हम तो देख रहे हैं कि हमें केवल ज्वर हुआ है और हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमारे लीवर में भी समस्या है। लेकिन जो वैद्य होता है, विशेषकर मैं बताऊं जो नाड़ी वैद्य होते हैं, वो नाड़ी को छूने से उनको पता चल जाता है कि आपके शरीर में एक्चुअली कहाँ कहाँ समस्या है, और फिर वो उसके हिसाब से उन चीजों को मिलाते हैं। जैसे लीवर के लिए मैं एक और नाम बताता हूँ, मकोई एक पौधा होता है, हमारे बिहार में उसको 1 फुट का भी कहते हैं। मकोई हमारे यहाँ बहुत होता है, बहुत होता है। अब मकोई लीवर के लिए बहुत जबरदस्त औषधि है। तो यदि आप गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं, उसमें मकोई के कुछ पत्ते डाल दीजिए आप, तो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जैसा पत्ता मिलाइए उसमें, तो उससे कड़वाहट जरूर बढ़ जाएगी आपके काढ़े की, लेकिन आपके प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि पपीते के पत्ते का बहुत जबरदस्त उसमें उपयोग है, हम जानते हैं। पपीते का पत्ता तो डेंगू और चिकनगुनिया में भी लोग देने की बात करी, इसीलिए देते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, इसीलिए देते हैं। सर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अदिति जैन पूछ रही हैं कि वो मस्टर्ड ऑयल का सब्स्टिट्यूट जानना चाहती हैं। नहीं, यदि आपको मना किया है तो या तो उसने बताया, लेकिन सबसे बढ़िया किसी भी तेल का जो सब्स्टिट्यूट है वो तिल का तेल है।
तिल का तेल। आयुर्वेद में जब तेल लिखते हैं और कुछ नहीं लिखा, केवल तेल लिखा, तो आप समझ जाइए तिल का तेल बताया जा रहा है। लेकिन तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए। तिल का तेल बाजार में जो तिल का तेल मिलता है वो शुद्ध नहीं होता है, तो शुद्ध तिल का तेल हो। और दूसरा विकल्प घी है, देसी घी, बढ़िया वाला देसी घी। बढ़िया वाला देशी घी तो हर हाँ समस्या का इलाज लगता है मुझे। हाँ, तो सरसों के तेल का विकल्प यही दोनों हैं। अच्छा, अभी मैं फिर अपने एक स्टूडेंट का प्रश्न ले रही हूँ। उसने मुझसे पूछना चाहा है कि जैसे कोविड-19 को अभी और बहुत लंबे समय तक चलना है, तो क्या कोई ऐसी कोई विशेष आप सलाह देंगे जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके? जी, इसके साथ साथ 2-3 सवाल और हैं जिनको मैं जोड़ देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ, हाँ जी। तो देखिए, जो भी ये वात को नियंत्रित करने वाली जितनी औषधियां हैं वो सभी इसमें काम आएंगी। तो इसीलिए औषधियां ही नहीं, आप इसकी बात का मैं कर रहा हूँ अभी, तो केवल उन जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूँ जो घर में हम अपना प्रयोग करके ले सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो है वो गिलोय है। गिलोय हर प्रकार से काम करता है, वात को बहुत अच्छा नियंत्रित करता है। और दूसरा, वात को नियंत्रित करने के लिए मैं बताऊं कि नस्य सबसे उत्तम चीज है। आप नस्य लीजिए, नाक में 4-5 बूंद घी सुबह और शाम निश्चित रूप से डालिए, आपको बेस्ट मेडिकेशन है वो, 100% लाभ होगा। उसमें ये बता रहा हूँ कि जब नस से आप लेते हैं, नस से लेने के बाद जब आप 4-5 बूंद दोनों नासिकाओं में डालेंगे तो वो कंठ तक चला आता है। तो उसके बाद थोड़ा सा उष्ण जल ले करके उससे गार्गल कर लीजिए। हाँ, ये सर्वोत्तम है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने औषधियां बताई, इनका काढ़ा लीजिए, निश्चित रूप से उसमें काम करेगा। इसमें 2 बातें और आई है, मैं जरा बता देता हूँ। जैसे गैस प्रॉब्लम के लिए एक बात आ रही है कि गैस के प्रॉब्लम में क्या करना है। देखिए, गैस के प्रॉब्लम में भी आपको गिलोय बहुत अच्छा काम करेगी और एलोवेरा भी बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि गैस की प्रॉब्लम आपको अभी तत्काल बहुत ज्यादा हो तो मैं एक औषधि का नाम बता देता हूँ। अविपत्तिकर चूर्ण एक होता है, मैं लिख के भी यहाँ डाल देता हूँ। अविपत्तिकर चूर्ण? हाँ, अविपत्तिकर चूर्ण। कहाँ प्राप्त हो जाएगा? ये सब जगह मिलता है, बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है। अविपत्तिकर चूर्ण सबसे अच्छा होगा पतंजलि का मिले, वो नहीं मिलता है तो वैद्यनाथ का मिले, और वो दोनों नहीं मिलता है तो फिर जिसका मिल जाए। लेने का तरीका यह है कि भोजन से 20 मिनट पहले एक लगभग आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा और नॉर्मल सामान्य जल के साथ आप ले लीजिए। यदि ज्यादा समस्या है तो रात को जब सोते समय आप लें तो गर्म जल से, रात को सोते समय गर्म जल से लीजिए। 3 बेला भोजन के समय आप लीजिए। 3 बेला भोजन 2 दिन में आपको परिणाम दिख जाएगा। हमारी प्राचार्य महोदय डॉक्टर लकी गुप्ता जानना चाहती हैं कि क्या जो आपने जो बताए हैं इनमें से ब्लड प्रेशर के लिए आप कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसी चीज बताना चाहेंगे? देखिए, एज ए होल ये ब्लड प्रेशर पे काम करती है। मैंने कहा जैसे गिलोय सब सर्वोत्तम है इसमें काम करने के लिए, ब्लड प्रेशर पे उसका बहुत अच्छा परिणाम है। एलोवेरा का बहुत अच्छा परिणाम है इस पर। तो ये 2 औषधियों का प्रयोग करिए, कालमेघ और इनका तो कालमेघ का भी होगा, लेकिन मैंने इन दोनों का तो पक्का मैं बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से है, इनका प्रयोग कीजिए। एक प्रश्न आ रहा है ऑलिव ऑयल का प्रयोग। ऑलिव ऑयल ठीक है, लेकिन तिल बेस्ट है। तिल बेस्ट। ऑलिव मतलब वो तो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी क्रॉप को प्रमोट करने के लिए इन सब कामों को करते ही हैं। वहां के लिए ऑलिव बहुत अच्छा है, वहां वो होता है। देखिए, आयुर्वेद में एक और सिद्धांत काम करता है कि जिस इलाके में जो औषधि पैदा होती है वहां के लिए वही लाभकारी है। ओके। तो हमारे यहाँ जो आपके इलाके में जो होता है, जैसे आप दक्षिण भारत के लोगों को हम तिल का तेल सजेस्ट नहीं करेंगे, उनके लिए नारियल का तेल ही काम आएगा। ठीक है ना? हमारे नॉर्थ में ही ज्यादातर सरसों का तेल प्रयोग होता है जी, नॉर्थ मतलब उत्तरी भारत में ही हम लोग सरसों का तेल ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, तो जहाँ सरसों होती है वहां सरसों का तेल प्रयोग होता है। तो इसलिए जहां जहां जो चीज चलती है उसको वहीं के हिसाब से उसका उपाय बताने पड़ते हैं। एक हमारे बच्चे जानना चाहते हैं सर कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि स्टूडेंट्स को और कॉमन पब्लिक को अवेयर किया जा सके इन सब बातों के लिए? कोई ऐसा प्रोजेक्ट मींस किसका प्रोजेक्ट? मींस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट।
देखिए, आयुष मंत्रालय इस काम को करता है, और दूसरा CSR के तहत PSUs कर सकती हैं। जैसे हमने भारतीय धरोहर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ जिलों में लगभग 1000 अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए, जिसमें हमने उनको आहार विहार की जानकारी दी। एक पुस्तिका जो मैंने बताया था वो हमने तैयार की, वो पुस्तिका हमने उनको दी और उनको बताया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। उसके अलावा बहुत प्रकार के ऐसे संस्थान काम करते हैं। भारतीय धरोहर में हमने ऐसे ढेर सारे पत्रक तैयार किए, ऋतुचर्या का पत्रक तैयार किया है, रोगचर्या का पत्रक तैयार किया है, जो सामान्य चीजें हैं घर में आप कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा दिनचर्या सुधारनी है, थोड़ा खाने पीने में कुछ चीजों को जोड़ना है, कुछ चीजों को घटाना है, और उससे आप अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। ये हमने किया है। ये NGOs करते हैं, सरकार के आयुष मंत्रालय करता है, ये हो सकता है इसका। और सबसे अच्छा तो है कि खुद अपनी जानकारी बढ़ाइए। आज का जमाना जो है इंटरनेट का जमाना है। आप गूगल पर बैठिए, सर्च कीजिए, पढ़िए, और अच्छा ये रहेगा उसको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि गूगल पे बहुत उल्टी सीधी जानकारियां भी हैं, तो आपको उनको वेरीफाई भी करना पड़ता है। कोशिश कीजिए किसी वैद्य से संपर्क हो जाए। वैद्य बहुत हैं, देश में भरे पड़े हैं, सब जगह मिल जाते हैं। आप उनसे भी संपर्क में रह सकती हैं, धीरे धीरे दोस्ती होगी। वैद्य जो है उतने कमर्शियल नहीं हुए हैं, बिना फीस लिए भी सलाह देते हैं। सर, एक साइनोसाइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। जी जी जी, साइनोसाइटिस का बहुत से लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद एलोपैथी उनको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं कर पाती। साइनोसाइटिस का तो इलाज नहीं है एलोपैथी में। मेरे 3-4 रिलेटिव्स को ये बीमारी रही है, और अंततोगत्वा वो इससे ही ठीक हुए, आयुर्वेद से और होम्योपैथ से ही उनको लाभ हुआ है। देखिए, सबसे अच्छा है उसके लिए एक षड-बिंदु तेल आता है जी, और एक 4 षड-बिंदु तेल आता है, और एक 4 मोगरा तेल आता है। तो यदि साइनोसाइटिस है तो सामान्य नस्य से काम नहीं चलेगा, आपको षड-बिंदु तेल का लेना पड़ेगा, नस्य लेना होगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। नस्य लेना। हाँ। तो एक सवाल हमारे स्टूडेंट गुल शर्मा BSc फाइनल से आया है। वो कह रही है कि जुलाई में हमें कॉलेज जाना है, हमारे एग्जाम होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए कि हम इस बीमारी से थोड़ा अपना बचाव कर पाए? ठीक है। सबसे अच्छा है यदि आपको कुछ नहीं है तो आप काढ़ा लें, या फिर एक सामान्य सी चाय बनाएं जो आयुष बता रहा है। उसमें से मैंने बताया कि आप काली मिर्च कम कर दें, थोड़ी सौंठ कम कर दें, दालचीनी रखें, लौंग हटा दें, लौंग ना डालें, लौंग बहुत गर्म होती है, उनको भी गर्म माना जा रहा है, उनको हम हटा दें। हाँ, थोड़ा कम करें, और सामान्य सी एक चाय बनाकर आप पिए। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, मैंने बहुत कई कॉम्बिनेशंस मैंने प्रयोग किया। आप एक काम और कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपने काली मिर्च, सौंठ ये सब डाला, थोड़ा उसमें सौंफ मिलाइए, ठीक है ना। जब आप उसमें आधा चम्मच सौंफ मिला देंगे या 1 चम्मच सौंफ मिला देंगे, तो वो फिर उसकी गर्मी को कम करेगा, आपके पेट को दुरुस्त करेगा। तो जीरा मिला सकते हैं, जीरा बहुत फायदेमंद है और वो पित्त को घटाता भी है। तो इस प्रकार के कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उसके आप एक कॉम्बिनेशन तय करें, उसका काढ़ा बनाएं या चाय जैसी बनाएं, सुबह उसको पिए, घर से निकलते समय नस से लेके निकलें, नस से लेके निकलें, तो आपको इससे एकदम बिल्कुल 100% आपको, बल्कि मैं बताऊं मास्क से ज्यादा जरूरी नस से है। बिल्कुल सही है, आपने नस के साथ मास्क अच्छा मिला। मास्क से ज्यादा जरूरी है कि आप नस से लें, आपको निश्चित रक्षा होगा। कि बहुत से मॉडर्न मेडिसिन वाले आयुर्वेद पर एक इल्जाम लगाते हैं हैवी मेटल्स का। क्या? आयुर्वेद पर हैवी मेटल्स। हाँ, हैवी मेटल्स का, जी जी जी। तो मैंने तो देखा कि जनरली हम हैवी मेटल्स के कंपाउंड ही यूज करते हैं, तो आप इस बारे में कुछ रोशनी डालिए कि किस तरह से। जरूर, हैवी मेटल्स पे हम लोगों ने काफी चर्चा की है। दरअसल क्या है कि जो रस वाली औषधियां हैं, मैं रस से आप ये मत समझिएगा कि ये जो रस होता है सामान्य, वो नहीं। आयुर्वेद में रस की जो औषधियां वो टैबलेट्स होती हैं। तो जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है, लक्ष्मी विलास रस नारदीय है, बृहद चिंतामणि रस है, इस प्रकार के ढेर सारे टैबलेट्स हैं जिनमें आर्सेनिक और इस प्रकार के कई हेवी मेटल्स का प्रयोग होता है। पारे का बहुत प्रयोग होता है। लेकिन आप ये देखिए, इन सभी जो धातुएं हैं इनका वहां शोधन करके प्रयोग होता है, वो एज इट इज फॉर्म में प्रयोग नहीं होता। हम पारद को मूर्छित करते हैं, पारद को बिल्कुल उसको शुद्ध करते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं। हम पारद का भस्म बनाते हैं, भस्म का प्रयोग करते हैं।
तो ये क्या है ना कि जो हैवी मेटल्स का प्रयोग है, दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए हैवी मेटल्स का प्रयोग है भी, तो क्या मनुष्य को उससे कोई नुकसान हो रहा है? अभी तक तो लक्ष्मी विलास रस नारदीय देश में लाखों लोगों को खिलाया जा चुका है। जी बल्कि मैं बताऊं, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, गैस होने पर सिंपल गैस भी हो जाए आपको, अथवा आपको दूसरी कोई बीमारी एंटीबायोटिक आपको दी जाती है, तो उसके साथ एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर एक गोली गैस की देता है। जेंटेक, रेंटेक, बहुत तरह की दवाइयां, रेंटीडाइन, जी उसका जी मेन इंग्रेडिएंट जो है रेंटीडाइन है, जी जो गैस को कम करती है। इनको अभी तक मालूम नहीं था रेंटीडाइन से कोई नुकसान है, अब जाकर उनको पता चला है कि रेंटीडाइन इज कैंसरस, यानी उससे कैंसर बढ़ता है। अब आप बताइए कि क्या वो इसके कारण से ये जेंटेक रेंटेक ये सारी वापस कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग खा रहे हैं। ऐसे ही आयुर्वेद की ये जो दवाएं हैं इतनी प्रूव्ड है, बल्कि जेंटेक का तो आपको नुकसान मिल गया, इनका कोई नुकसान नहीं है। लक्ष्मी मैं विलास रस नारदी तो मैं अपने बच्चों को देता हूं। मैं भी ये जानना चाहती थी कि क्या आयुर्वेदिक ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जैसा वो क्लेम करते हैं? देखिए, मैंने पहले बता दिया था साइड इफेक्ट है। है। साइड इफेक्ट किस रूप में वो बता रहा हूं। मान लीजिए आपको पित्त की समस्या है और आपने अश्वगंधा लिया, तो अश्वगंधा के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे वो तो होंगे, लेकिन पित्त भी तो बढ़ा देगा, वो गर्मी करेगा, तो उसके कारण आपके शरीर में दूसरी परेशानियां पैदा हो सकती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो कस्टमाइज मेडिसिन की जो बात होती है, प्रकृति अनुकूल जो औषध की बात होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि साइड इफेक्ट्स मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने दवा ली उससे लीवर कमजोर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये पक्की बात है। सर, एक प्रश्न डॉक्टर नीलिमा जोशी का है, जी पूछना चाहती हैं कि हल्दी मिल्क को पीने का उचित समय क्या है और क्या ये कोविड के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल, हल्दी दूध में मिलाकर पीने से आपको कई प्रकार के चीजों से बचाव होता है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये गर्मी करता है। जी हल्दी गर्म करती है दूध में मिला करके पीने से। और उसको पीने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, या तो आप आधा चम्मच हल्दी लें, उसको मुंह में लेकर दूध ऊपर से पी जाएं। दूसरा है, या तो उसको दूध में डालकर पर्याप्त समय तक पकाएं और फिर उस दूध को पिएं। घोल करके पीने से बहुत परिणाम नहीं है, तो इसलिए दो तरीका है। तो हल्दी गर्म करेगी आपको, तो ये देख करके लें कि कितनी गर्मी आपका शरीर सहन करेगा, उस उतनी मात्रा में हल्दी थोड़ा सा लें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लाभ करेगा। समय बताइए कब ले? हल्दी सबसे अच्छा है रात को सोते समय लेना चाहिए। रात को सोते समय उचित मात्रा में लें, जितना हाँ, आप। लेकिन उसमें एक ये है, दूध सोने से 1 घंटा पहले ले लेना चाहिए, आधा 1 घंटा पहले ले लेना चाहिए। एकदम सोते समय दूध नहीं पीना चाहिए, अपच बनता होता है उससे। हाँ, अभी हमारे और सब प्रतिभागी मौजूद हैं, आप किसी को कोई प्रश्न डालना हो तो चैट बॉक्स में हम डालिए। जलाकर किसी चीज को राख कर देते हैं तो भस्म हो जाती है। भस्म में से हम तो पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि फिर वो ऑक्सीजन कंपाउंड्स हो जाते हैं, तो फिर वो उतने टॉक्सिक नहीं रहते हैं, ऐसा तो हम भी पढ़ते हैं। जी बट विद देयर आर सम कंफ्यूजन्स हैं इसको लेकर, चलिए वो हम बात कर लेंगे। सर, अब मेरा आपसे प्रश्न है जी कि न्यूरोलॉजी की अगर प्रॉब्लम हो, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, तो हार श्रृंगार को किस तरह से लेना चाहिए? रीढ़ जैसे की हड्डी में प्रॉब्लम के लिए नहीं, बेसिकली वो साइटिका के लिए होता है, जो दर्द रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होता है और नीचे पैर तक जाता है। जी, तो हर श्रृंगार का काढ़ा उसमें काम करता है, उसके पत्तों का काढ़ा बनाया जाता है। तो कितने और पत्ते लेने चाहिए? केवल हर श्रृंगार नहीं, उसमें एक दो चीजें और मिलानी होंगी। जी वो मुझे थोड़ा देखना है। वैसे हर श्रृंगार का आप 10 से 12 पत्ते लें जी और उसको फिर वही 2 गिलास पानी में, उसको मिट्टी के बर्तन में डालकर और उसको उबालें। और जब वह उबल करके बिल्कुल इतना 1/4 बचे, यानी 4 कप पानी डालें, 1 कप बच जाए, फिर उसको उतार लें। नॉर्मल हो जाने के बाद उसको पी जाए। खाली पेट लें सुबह, उसके बाद तुरंत कुछ न लें। और सर, एक सर, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स की सुबह एक मैसेज था जी कि आजकल बालों के गिरने की बड़ी समस्या है हाँ बच्चों हाँ, मैं की। देख रहा था, मैं पढ़ रहा था जी उससे। जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि जैसे बालों को यदि गिरने का रुकना है उसको, तो हमें क्या औषधि लेनी चाहिए, या कोई ऐसी घर की दवा है या घरेलू मेडिसिन है जिससे हम उनको रोक सकते हैं? देखिए, औषधि के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो अच्छा रहेगा कोई वैद्य बताएं। जी लेकिन मैं बता रहा हूँ, एलोवेरा का प्रयोग कीजिए। एलोवेरा आप खाइए, आपको ओवरऑल बहुत लाभ करेगा। एलोवेरा जेल आप बालों में लगा सकती हैं, और जेल मत लगाइए, मैं बता रहा हूँ। एलोवेरा को आप काटिए, पत्ता लीजिए सीधा, जी गूदा निकालिए, उसको अच्छे से कुचल लीजिए और उसको बालों में लगाकर छोड़ दीजिए। बेस्ट नरिशमेंट है। और एलोवेरा खाना 100% लाभ करेगा।
तो कितनी देर तक उसको छोड़ दिया जाए बालों में? ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट। अच्छा नहाने से पहले लगाइए, 10-15 मिनट बाद धो लीजिए। जी। तो सर इसी में मैं ऐड करूंगी डॉक्टर ममता श्रीवास्तव के साथ, तो जो आपने खाने की बात की है, तो एलोवेरा के भी 2-3 प्रकार होते हैं, जैसे लिक्विड के फॉर्म में आता है जी। या पतंजलि का गोली के उसमें भी आ रहा है, तो कौन सा बेस्ट होता है और कितना उसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए? देखिए, यदि गोली ले रही हैं तो 2 गोलियां लेनी चाहिए सुबह दिन शाम। में सुबह पूरा शाम। दिन? अच्छा। और यदि आप ये लिक्विड ले रही हैं तो उसको सुबह सुबह पीना चाहिए, 2 ढक्कन, 2 चम्मच। एक लेकिन और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ताजा गिलोय लें। हाँ, गिलोय का ये पत्ता भी होता है, तो उसका काढ़ा बना करके? नहीं, आप सीधा भी खा सकते हैं। मैंने कहा ना, गूदा निकाल लीजिए, उसको छोटे अच्छा। छोटे पीसेस में काट लीजिए और पानी के साथ निकल जाइए, पानी के सीधा खा सकते हैं। तो एक इसी- प्रश्न और मैं ऐड करती हूँ रेखा जी, और थोड़ा सा मेरा ऐड करना है। जी। ये कोविड-19 जैसे ये महामारी भारतवर्ष में इस समय मई, जून और जुलाई के महीने में जी। अपने पूरे फैलाव के साथ फैल रही है, और जिस तरीके से एक जनसाधारण में आयुर्वेद के प्रयोग को सफल माना जा रहा है यहाँ भारतवर्ष में, चूंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो घरेलू उपचारों से, जो हमारा तुलसी का प्रयोग है, गिलोय का प्रयोग है, या अश्वगंधा है, या पीपली है, ये सारी चीजें सब ले रहे हैं, काली मिर्च है, ये सब इस समय सब ले रहे हैं, और बहुत मैं मानती हूँ, मैं देख भी रही हूँ कि काफी लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं और बीमारी से बचे हुए हैं। जी। जी। तो मेरा आपसे सवाल है कि इसमें कौन कौन सी चीज, जैसे सभी चीजें ये गर्म है, तो प्रकृति, जैसे अभी आपने प्रकृति की बात कही, तो एक जनसाधारण अपनी प्रकृति अब इस समय तो चेक कराने के लिए नहीं जा सकता है, जी बिल्कुल। तो गर्मी जब कर रही तो वो कैसे जाने कि ये सब, इसमें कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी किसी को डायबिटिक वाले को नुकसान दे रही है? क्योंकि आदमी जब घबराहट में होता है या भय में होता है, तो आपने बताया या किसी ने बताया, तो वो सारी चीजें लेना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल। उसका कितना एक दिन में या कितना उसका सेवन करना चाहिए, और किन किन कॉम्बिनेशंस को ही रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए? देखिए, जैसे हाई हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज पेशेंट है, इसमें ये कह रहे हैं कि बार बार ये आ रही है रिसर्च कोविड की कि इन लोगों को कोविड ज्यादा नुकसान देगा, तो क्या ये आयुर्वेदिक मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट भी पेशेंट्स को इनको होता है? जैसे रूटीन में लोग ले रहे हैं लगातार, बड़े बड़े लोग भी ले रहे हैं और वृद्धावस्था वाले लोग भी ले रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, यदि सीधा सीधा बीपी पे और इस पर बहुत ज्यादा नुकसान वो नहीं करेगा जो काढ़ा हम ले रहे हैं। गर्मी होगी शरीर में, उसका नुकसान हो सकता है। तो सबसे अच्छा यह है कि जो गर्मी करने वाली चीजें लगभग लोग जानते हैं, सौंठ गर्मी करती है। हाँ जी, हाँ जी। लौंग गर्म, बहुत गर्म होती है, तो लौंग तो छोड़ देना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी 1 महीने कम से कम लौंग को छोड़ देना चाहिए। दालचीनी ठीक है गर्म वो भी, लेकिन उतनी गर्म नहीं है। पिपली बहुत गर्म होती है, तो आप पिपली छोड़ सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना। या फिर एक काम आप ये कर सकते हैं, जब दूध आप घर में, दूध एक बार बॉईल करना ही होता है, उसमें आप 2 पिपली डाल के उबाल दीजिए और फिर निकाल के छोड़ दीजिए उसको, वही दूध आप सेवन करें, तो पिपली के सारे गुण दूध में आ जाएंगे, गर्म नहीं करेगी। काढ़े में सबसे अच्छा यह है कि गिलोय ये लेना चाहिए, दालचीनी लेनी चाहिए, यदि ये जो है छोटी इलायची ले सकते हैं, ठीक है ना जी। मुनक्का भी कह रहे हैं कि लेना चाहिए। मुनक्का लेना चाहिए, लेकिन मुनक्का भी गर्म होता है, लेकिन ले सकते हैं मुनक्का। अश्वगंधा कितना गर्म होता है? अश्वगंधा नहीं, अश्वगंधा तो मैं फिर कह रहा हूँ, अश्वगंधा अच्छा ये रहेगा कि आप वैद्य की राय से लें। और अश्वगंधा ज्यादातर सिम्पटोमेटिक जो पेशेंट हैं उनको दिया जाना चाहिए, जो जिनके अंदर लक्षण हैं, कोविड का, जिनका पॉजिटिव है, उनको अश्वगंधा वैद्यों की निगरानी में दिया जाना चाहिए। लेकिन जिनको कुछ नहीं है, घर में है, तो फिर उनको इस तरह के काढ़े बनाएं। अब देखिए, अजवाइन का काढ़ा बहुत फायदा करता है। हाँ। अजवाइन भी गर्म होती है जी, लेकिन अजवाइन पेट भी ठीक करती है, तो आप थोड़ा अजवाइन मिला सकती हैं। जीरा बहुत फायदेमंद है। मेथी कह रहे हैं लोग कि मेथी इसके लिए नहीं है। मेथी है, लाभकारी है, मेथी का तो बहुत लाभ है, लेकिन इसके लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, मेथी ऐसे डायबिटिक के लिए है। और जितने काढ़े हैं उसमें आप देखेंगे कि मीठा मिलाते नहीं है, तो डायबिटिक पेशेंट कोई भी ले सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। दालचीनी नाम की ही चीनी है, वो चीनी उसमें होता नहीं है।
एक प्रश्न से डॉक्टर मेधा सचदेव, हमारी इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने पूछा है कि जो बाबा रामदेव स्पाइरुलिना का कैप्सूल कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है? अब उस कैप्सूल को मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन रामदेव कह रहे हैं तो होगा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काफी मेधा, मैं कुछ बता सकती हूँ आपको इस पर। ये एक प्रकार की शैवाल एल्गी होती है, और जो एम्बे का भी जो प्रोडक्ट आता है जिसको आप न्यूट्रलाइज करके लेती हैं, ये इसमें प्रोटीन का परसेंटेज बहुत हाई होने की वजह से इसको एक न्यूट्रिशियस फूड की तरह से दिया जाता है, और हम मानते हैं कि प्रोटीन हमारे को इम्यूनिटी बिल्डअप करने में रोल प्ले करती है। तो इस तरह से आप इम्यूनिटी बिल्डअप के तौर पर स्पाइरुलिना की कैप्सूल ले सकते हैं। इसको हम उसमें भी देते हैं, मीन्स मॉडर्न मेडिसिन वाले भी इसको सजेस्ट करते हैं। सर एक प्रश्न और है, हमारी रसायन विज्ञान की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, उनका भी वही प्रश्न है जो मैं जानना चाह रही हूँ कि भस्म क्या है? भस्म जो भी धातु हम प्रयोग करते हैं, आर्सेनिक है या पारा है या गंधक है, इनका या शंख का भी भस्म हम बनाते हैं, मोती का प्रयोग करते हैं तो उनका भी भस्म तैयार करते हैं। एक प्रकार से आप समझिए कि हम उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसको पूरी तरह जला करके भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उसकी और भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो पारा को जैसे जलाने से नहीं होगा तो उसकी दूसरी प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रिया से उसको कुल मिलाकर ऑक्सीडाइज करके और उसको दूसरे फॉर्म में लाते हैं, तो वो भस्म बनाते हैं। अब एग्जैक्ट जो भस्म बनाने की प्रक्रिया है वो तो फिर पूरा एक रस तंत्र सार का एक विषय है, पूरा अलग विषय हो जाएगा। हम नहीं मान सकते कि सादा सादा जला देते हैं, ऐसा हम नहीं मान सकते। नहीं, जलाना शब्द इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे ऐसे धातु हैं जलाने से उसको कुछ नहीं होगा, तो उसको भस्म बनाने की एक प्रक्रिया। लेकिन आप कह सकते हैं कि हम उसको जलाना क्रूड अर्थ में हम कह सकते हैं, बिल्कुल लठमार भाषा में, सीधी सीधी वाली भाषा में, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको भस्म बनाने की पूरी एक प्रक्रिया है, उसके बाद उस तैयार की जाती है, तो वो उपयोगी होती है। इन लोगों ने हाथ खड़ा किया, उनसे आपको लेना है क्या? हाँ, आप ले लीजिए। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है, यदि वो सवाल मंजुलता जी ने किया है। मंजुलता जी, आप अनम्यूट करके खुद को अनम्यूट करके फिर सवाल लें। एक सवाल आया है, 2017 में किन्हीं को स्वाइन फ्लू हुआ था, अरुण कुमार जी हैं, और मैं फिर उनको भी यही सजेस्ट करूंगा, रसायन का सेवन करें, बहुत आवश्यक है, और सबसे अच्छा रसायन गिलोय है, सबसे निरापद रसायन गिलोय है। गिलोय का सेवन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। हाँ, एक और रसायन की चर्चा करना छूट गया, आंवला। आंवला बहुत अच्छा रसायन है। आप आंवले को सीधे लेना चाहे सीधे लें, नहीं तो च्यवनप्राश के रूप में ले सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसका सेवन करें और उसका बहुत लाभ होगा। तो थैंक यू सर जी। इस ज्ञानवर्धक सत्र व प्रश्नों व जिज्ञासाओं की संतुष्टि के पश्चात मैं कुशल पथ प्रदर्शक व अत्यंत ऊर्जावान अपनी प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारी प्राचार्य डॉक्टर लकी गुप्ता जी। Thank you, Dr. Mamta Srivastava, patron of the program and secretary of the college, Shri Hari Prakash Gupta ji, chief guest of this webinar, Shri Ravi Shankar ji, coordinator of the webinar, Dr. Rekha Arya, participants from different institutes, and students and teachers of my college. It is a very prestigious moment for the college and for me that we were able to organize such kind of a webinar in this high-tech world. And now we can say that I'm holding such kind of an institute that can do anything. We can organize a seminar in a high-tech manner. The present scenario of pandemic COVID-19 has created new and unforeseen pressures on worldwide humanity. The world is witnessing death and depression on a large scale. It would not be incorrect to state that it is not the only pandemic to cause disruption and death on economics and royal society. Due to the convergence of several global economic and social trends, including population growth, urbanization, economic integration, faster travel, and migration, pandemics
are emerging with higher frequency and becoming increasingly difficult to contain. Still, human beings show extraordinary capacity of adapting adverse situations and fight against all odds of life and overcome with positive fortitude. विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में एक आयुर्वेद विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद अर्थात जीवन से संबंधित ज्ञान। आज पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से दोहरे रूप से लड़ रहा है, मानसिक एवं शारीरिक। पूरे विश्व में मृत्यु एवं अवसाद एक ऐसे रूप में सामने आया है जिसने भय का वातावरण डेवलप किया है। इसने न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को भंग किया, अपितु मनुष्य की मानसिक स्थिति को विचलित किया है। मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति, सिर्फ एक ही देश नहीं बल्कि पूर्ण विश्व में कोविड-19 महामारी से हर मनुष्य जूझ रहा है। यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारतवर्ष में यह महामारी उस विकराल रूप में नहीं फैली जैसा कि अंदेशा था, जैसा कि अन्य देशों में ये आज भी विद्यमान है और उस विकराल रूप को लेती जा रही है। कारण क्या है? ये कारण सोचने का है और मंथन करने का है और उसी कारण को भांपते हुए आज का ये वेबिनार किया गया। कारण है भारतीय संस्कृति का आधार जो कि आयुर्वेद है। मेरा मानना है भारतीय समाज के मूल में आयुर्वेदिक उपचार एवं औषधियां विद्यमान हैं, जिससे भारतीयों की रोगों से लड़ने की क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है। जैसा कि श्री रविशंकर जी ने कहा, हमारे मुख्य वक्ता ने कहा कि विभिन्न प्राकृतिक जड़ी बूटियां और विभिन्न औषधियां जो कि हमारी प्रकृति के हिसाब से, हमारे जो शरीर की प्रकृति है उस प्रकृति के जानने से हमारे शरीर में वो हमको विभिन्न प्रकार के फायदे और विभिन्न प्रकार के नुकसान करती हैं। और फायदे उसके ज्यादा हैं, जैसा कि उन्होंने कई सारे औषधियों और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों की चर्चा की जो कि हम अपने सेवन में हम सभी बचपन से ही लेते हैं, हमारे गुण में वो विद्यमान है और हम सभी लेते हैं। और शायद इसी वजह से हम अपने आप को इस विकराल महामारी से बचा पा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, ये व्याधि जो चारों तरफ फैली हुई है और इसका उपचार हम कर पा रहे हैं और उसको अपना बचाव उससे कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छात्राओं का, शिक्षकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने सभी प्रिय छात्राओं और कर्मठ शिक्षक साथियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस हाईटेक युग में ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम भी प्रोग्रेसिव हैं और हम भी किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। मैं सभी का धन्यवाद अपनी हृदय की गहराई से, अपने महाविद्यालय की ओर से सभी को धन्यवाद देती हूँ। अंत में हम सभी स्वस्थ रहें एवं सुखी रहें, ऐसी मंगल कामना व विश्व शांति की भावना के साथ मैं ममता श्रीवास्तव सभी को प्रणाम व नमन करती हूँ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति शांतिरेवा, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। अब इस मीटिंग को अंत करने का समय आ गया है। मुझे आशा है रवि जी आपसे फिर मुलाकात